सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कि आपका जो हार्ट है ना बच्चे, वो किस तरह काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्ट हमारा काम कैसे, हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया है, हमने उसकी सिंथेसिस को देख लिया। अब आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि सर जो हमारा ब्यूटीफुल हार्ट है, इसका मेन फंक्शन क्या है? क्योंकि फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या देखते होते हैं? सर फिजियो के अंदर हम देखते हैं कि जो कोई भी ऑर्गन है वो फंक्शन कैसे करता है, फिजियो के अंदर हम मेनली ये चीज को देखते होते हैं। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ योर ब्यूटीफुल हार्ट? कम ऑन एवरीवन। पंपिंग ऑफ द ब्लड, वेरी गुड। कि सर जो मेरे हार्ट का मेन काम है ना, दैट इज द पंपिंग ऑफ ब्लड। कि ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, जिसको चलो हम मेनली कह लेते हैं, वैसे तो पूरा हार्ट आपका पूरा तमाम वेंट्रिकल जो चैम्बर्स हैं वो कॉन्टैक्ट करते हैं, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ज्यादा ब्लड हमारे पास कॉन्टैक्ट करता होते हैं। तो हार्ट का मेन काम है सर पंपिंग करना। इसलिए हम इसको अब ऐसे समझ लो कि बॉडी का पंप भी कहते हैं। अगर बच्चे ये पंप कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि पंपिंग ये तब करेगा जब आपका हार्ट क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ सर, the main function of my heart is to pump the blood and supply this blood to all our body organs and all tissues। ठीक है जी। तो फंक्शन में लिखते हैं कि सर मेन फंक्शन इसका क्या है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मेन फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ ब्यूटीफुल हार्ट, ऑफ हार्ट इज टू पंप, लिख लेते हैं चलो आपके सामने, और कॉन्ट्रैक्ट इज टू पंप ब्लड एंड supply this blood and supply this blood टू ऑल बॉडी ऑर्गन्स, टू ऑल, मैं टिश्यू का वर्ड यहां पर यूज करूंगा, टू ऑल टिश्यूज ऑफ आर बॉडी। ठीक है जी। तो ये हो गया सर जो मेन फंक्शन हो गया आपके हार्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर ये आपका हार्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि जो जो चीज भी हम इसकी फिजियोलॉजी से डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द कॉन्टैक्टिविटी। कि एक दफा कितना कॉन्टैक्ट करता है, अगर मेरे पास 1 मिनट के अंदर आपका हार्ट कितनी दफा, अगर इसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज हो जाए तो क्या हो सकता है, अगर इसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम हो जाए तो क्या हो सकता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी को डिक्रीज कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मेरे पास कॉन्ट्रेक्टिलिटी और सॉरी कॉन्ट्रेक्टिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सो एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड विद द हार्ट इज रिलेटेड विद द कॉन्ट्रेक्टिलिटी ऑफ योर हार्ट। ठीक है। तो ये क्योंकि उसका मेन काम ही सर कॉन्टैक्ट करना है, तो अगर वो ज्यादा कॉन्टैक्ट कर रहा है इसका मतलब है कि वो ज्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अगर वो लेस कॉन्टैक्ट कर रहा है इसका मतलब है जो आपका हार्ट है वो लेस फंक्शन कर रहा है। ठीक है। तो ये हो गया सर हमारे पास फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं कि सर चूंकि आपने कॉन्टैक्टिविटी की बात की है, तो हमने कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इसकी कॉन्टैक्टिविटी से क्या करते हैं, रिलेटेड है। तो उसमें जो सबसे पहला पैरामीटर आता है दैट इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम। हम काफी सारे ना डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को यूज करेंगे, और उन वेरिएबल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और एंड ऑल वेरिएबल्स विल रिलेट टू द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ योर हार्ट। ठीक है। डिफरेंट टर्म्स हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले जो टर्म है दैट इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम। हमें इंशाल्लाह एक एक चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डिक आउटपुट क्या होती है, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम या ज्यादा कैसे हो सकता है, स्ट्रोक वॉल्यूम किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले थे कि सर व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। सिंपल सी बात है डॉक्टर साहब, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपका जो हार्ट है, या मैं स्पेसिफिकली कहता हूं लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल एक दफा कॉन्टैक्ट करता है, और कॉन्टैक्ट करने के बाद जितना भी ब्लड बाहर निकालता है, हम उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है। जैसे आप जो लोग क्रिकेट देखते हैं अक्सर उन्होंने ये वर्ड सुना होगा ना कि यार इसने आज बहुत अच्छा स्ट्रोक मारा है, मतलब स्ट्रोक इसने यहाँ चौका मारा है या इसने छक्का मारा है। तो इसी तरह जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, वो एक दफा क्या करता है, स्ट्रोक मारता है। एक दफा कॉन्टैक्ट करके वो जितना ब्लड बाहर निकालता है, हम उसको क्या कहते हैं, दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है। जितना ब्लड आपके हार्ट से बाहर निकल जाएगा वो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। ठीक है। मैडम जो आप बात करी, मैं इस बात के ऊपर आता हूँ जो डिफरेंस की आप बात करें। ठीक है। तो सबसे पहले ये लिखो, वॉल्यूम दैट लेफ्ट वेंट्रिकल, वॉल्यूम दैट लेफ्ट वेंट्रिकल
सप्लाई लिख लेते हैं वर्ड जहाँ पर। सप्लाई यहाँ हम कहते हैं एक्सपेल जो करता है, जितना वॉल्यूम एक्सपेल फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू वन कॉन्ट्रैक्शन। एक दफा कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो जितना वॉल्यूम बाहर निकालेगा, हम उसको कहते हैं दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वो ज्यादा वॉल्यूम बाहर निकाल रहा है, इसका मतलब उसका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन एक होनी चाहिए। अगर ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगी ना, तो उसके लिए फिर हम डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज करेंगे। लेट्स सपोज हम कार्डिक आउटपुट को यूज कर लेंगे उसके लिए, या हम इजेक्शन फ्रैक्शन का वर्ड यूज करेंगे। लेकिन एक दफा अगर कॉन्ट्रैक्ट करके आपका हार्ट जितना ब्लड बाहर निकालता है, उसके लिए आपने वर्ड यूज करना है दैट इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट ने लिखा कि सर, जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ना, वो हमारे पास डिफरेंस होता है बिटवीन द stroke volume is the difference between the and diastolic volume minus and systolic volume। तो मैडम मैं उस टॉपिक की तरफ इसलिए नहीं जा रहा था, उस फार्मूले की तरफ, क्योंकि अभी हमने एंड डायस्टोल वॉल्यूम और एंड सिस्टोल वॉल्यूम को पढ़ा ही नहीं कि एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, पहले वो पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह ये वाले फार्मूले के ऊपर हम दोबारा आ जाएंगे। तो अगर आपने लिखना तो आप लिख सकते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कैसा, इज द डिफरेंस बिटवीन एंड डायस्टोल वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोल वॉल्यूम। कि एंड डायस्टोल वॉल्यूम में से अगर एंड सिस्टोल वॉल्यूम को आप निकाल दो, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। चले बच्चे, इसको हम ना थोड़ा सा समझते हैं कि सर जी आपने लिखा क्या है। आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में मैं कहता हूं कि 100 ml ब्लड पड़ा हुआ है। एवरीवन फोकस है कि सर, लेफ्ट वेंट्रिकल में ना 100 ml ब्लड पड़ा हुआ है, इसमें लेफ्ट एट्रियम से ना इसके अंदर 100 ml ब्लड आ चुका है। ये अपनी रिलैक्सेशन फेज में था, ये डायस्टोलिक फेज में था। तो ऊपर से ब्लड क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया, और मैंने कहा ये ना 100 ml ब्लड था। अब जब 100 ml ब्लड था, तो ये क्या करेगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा और इसमें से क्या करेगा, ज्यादातर ब्लड को बाहर निकाल देगा। अब टोटल कितना है सर, 100। जो टोटल 100 ml ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या बच्चे उसको कहते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले तक ब्लड प्रेजेंट होता है, हम उसको कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसके लिए हम एक और भी टर्म यूज करते हैं, इसी को प्री लोड भी कहा जाता है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट करने से पहले जितना भी ब्लड आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, हम उसको कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। के डायस्टोल करने के बाद जितना ब्लड उसमें प्रेजेंट होता है। एंड सिस्टोलिक क्या है, एंड सिस्टोलिक है, अब आपके हार्ट ने किया है सिस्टोल। अब आपके हार्ट ने किया है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ ब्लड को बाहर निकाल देगा। अब जो ब्लड को वो बाहर निकालेगा, वो तो स्ट्रोक वॉल्यूम है। बाहर निकालने के बाद भी इसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ बच्चे ब्लड बच जाता है। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब सिस्टोल करने के बाद जितना ब्लड हार्ट के अंदर रह जाता है, उसको हम कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जो पीछे ब्लड रह गया ना, वो आपके पास कितना 40 रह गए। टोटल कितना था, 100। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम टोटल था 100। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ज्यादातर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल ने बाहर निकाल दिया, जो ब्लड बच ही जाता है ना, उसको हम कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, वो मैंने कहा सर 40 है। अब इन दोनों को आप करो माइनस, 100 माइनस 40, तो ये कितना बनेगा, 60 ml। तो दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। दैट इज द वॉल्यूम दैट योर हार्ट एक्सक्लूड ड्यूरिंग वन कॉन्ट्रैक्शन। तो इसने एक दफा कॉन्टैक्ट किया ना, मैंने दो दफा की तो बात नहीं ना की, मैंने एक दफा ही क्या है ना कि एक दफा कॉन्टैक्ट किया, जितना ब्लड इसने बाहर निकाल दिया है वो आपके पास 60 ml है, बाकी आपके पास जो बच गया वो आपके पास 40 ml। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। अब आगे आते हैं कि सर मैं ना स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकता हूँ, हाउ वी कैन इंक्रीज। क्योंकि मेन चीज क्या है, मेन चीज तो यही है, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है ना। हार्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम को बाहर निकाल रहा है। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, अगर जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। मैं इस चीज के बारे में, वाई आई एम सो मैसी अबाउट दिस कंसेप्ट, क्योंकि भाई आपके हार्ट का मेन फंक्शन ही कॉन्टैक्ट करना है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कितना ब्लड उसमें प्रेजेंट है, कितना ब्लड उसमें से निकलेगा, कितना रह जाएगा, सारी बातें हमने इससे रिलेटेड करनी है। तो आगे बात करते हैं कि सर, जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है,
ये इंक्रीज कब हो सकता है और ये आपके पास डिक्रीज कब हो सकता है। तो यहां पर मैं एरो बनाता हूं इंक्रीज वाला। ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज करवा सकते हैं और कौन से हैं जो आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को डिक्रीज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो बच्चे इस कंसेप्ट को आपने अच्छे से समझना है। अगर ये समझ आ गए ना, यकीन माने आपकी जो फिजियोलॉजी और जो पैथोलॉजी ना वो सारी कवर। आपको हार्ट फेलियर का पता चल जाना है, कार्डियोमायोपैथी का पता चल जाना है, शॉक का पता चल जाएगा। कार्डियोजेनिक शॉक से क्या मुराद होती है, वो सारी चीजें अगर बेस अच्छी बनी होगी तो वो फिर सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है सर? एक दफा जितना स्ट्रोक मार के, जितना कॉन्टैक्ट करके आपका हार्ट बाहर ब्लड निकालेगा, दैट इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम। अब हम ऐसे इसकी बात करते हैं कि सर स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो सकता है या स्ट्रोक वॉल्यूम आपके पास डिक्रीज कैसे हो सकता है। मैंने कहा अगर आप कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर दो ना, तो आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। दूसरे नंबर पर सर, अगर आप एंड डायस्टोल वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो, या जिसको हम कहते हैं प्री लोड। प्री लोड, एंड डायस्टोल वॉल्यूम या प्री लोड। एंड डायस्टोल या प्री लोड हम किसको कहते हैं? जितना ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आके रुकता है या अकेमुलेट होता है, इसको हम कहते हैं प्री लोड। अब प्री लोड की ना डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ है। कुछ कहती हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स के ऊपर जितनी ज्यादा स्ट्रेस लगेगी या जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा, वो आपके पास प्री लोड होता है। कुछ कहते हैं कि सर जितना वहां पर ब्लड डिपॉजिट हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर डायस्टोल के एंड होने पर, वो आपके पास प्री लोड होगा। ठीक है। तो मैं अक्सर समझाने के लिए यही बार बच्चों को बताता होता हूँ कि आपने वॉल्यूम से रिलेट करना है, वो प्रेशर को या स्ट्रेंथ को आप छोड़ दो। जी जी, मैं हम कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा सर? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर, अगर हमने प्रीलोड में कहा है कि वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, तो कंट्रैक्टिलिटी में हम उसको एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्यों नहीं कह रहे? किसके अंदर है? कंट्रैक्टिलिटी में, क्योंकि एंड हम्म। सिस्टोलिक वॉल्यूम में भी वो कंट्रैक्ट कर रहा है। मैडम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो ब्लड रह जाता है। एंड डायस्टोल का मतलब है जब आपका हार्ट क्या कर गया, रिलैक्स कर गया और लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड उसके अंदर आ गया है ना। अब पहले एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम उसमें पड़ा हुआ है, अब ऊपर लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड उसके अंदर आ रहा है ना, वो रिलैक्स हुआ है। एंड डायस्टोल हो गया, उसका पूरा रिलैक्सेशन फेज में गया। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड उसके अंदर आया। अब अंदर आने के बाद ये जो टोटल ब्लड उसके अंदर डिपॉजिट है ना, इसको हम प्रीलोड कहते हैं, नॉट एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का तो मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट किया आपने और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जितना ब्लड उसके अंदर रह गया, वो एंड सिस्टोलिक होता है। मैंने एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को प्रीलोड नहीं कहा, मैंने वर्ड यूज किया एंड डायास्टोल वॉल्यूम। रिलैक्स होने के बाद जब लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड इसमें आ जाता है ना लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो उसको हम एंड डायास्टोल वॉल्यूम और उसको प्रीलोड कहते हैं। ठीक है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ओके सर। तो ओके जी। तो ये अगर आपने स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, आप पहला काम क्या करो, आप कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर दो। कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी तो आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पर है प्री लोड। अगर आप प्री लोड को इंक्रीज करो, जैसे मैंने अब यहाँ पर आपको अभी इस चीज को हम वेरीफाई कर लेते हैं। ये हमने कहा एंड डायस्टोल वॉल्यूम और प्री लोड एक ही चीज है। मैंने कहा कि सर प्री लोड को इंक्रीज कर दो, तो मैं प्री लोड को कर देता हूँ 120 -40 एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को उतना, तो दोनों को माइनस करो, कितना हो गया, 80। तो बात हमारी वेरीफाई होगी ना कि अगर हम प्री लोड को इंक्रीज करेंगे तो आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है, आपकी बॉडी को ज्यादा ब्लड मिलेगा। ठीक हो गया। लेकिन सर कुछ ऐसे फैक्टर भी तो होते हैं ना जो आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को डिक्रीज कर देते हैं। यस करते हैं जी। वो कौन होते हैं? दैट इज योर आफ्टर लोड। दैट योर आफ्टर लोड। अब बच्चे आफ्टर लोड और प्री लोड का जरा कंसेप्ट आज अपना क्लियर कर लें। आफ्टर लोड हम कहते हैं, देखिए अगर आफ्टर लोड आपके पास क्या हो जाता है, आफ्टर लोड हमारे पास अगर कम हो जाता है तो फिर भी वैसे कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर आफ्टर लोड होता है इंक्रीज, आफ्टर लोड को मैं कहता हूँ यहाँ पर इंक्रीज हो गया, तो आफ्टर लोड के इंक्रीज होने की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। और अगर आफ्टर लोड आपके पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मैं भी आफ्टर लोड का कंसेप्ट बताता हूँ। अगर आपके पास क्या है, आफ्टर लोड कम हो जाता है तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। आए समझे कि आफ्टर लोड क्या होता है।
सर आफ्टर लोड होता है जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को जितनी रेजिस्टेंस फील करनी पड़ती है ना बाहर। देखें ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये है अयोटा, ये मेरे पास है अयोटिक वॉल। बात को जरा आपने समझना है। आफ्टर लोड सर क्या होगा? अब देखो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करना पड़ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल को अयोटा के अंदर इसने क्या करना है, यहाँ पर ब्लड फेंकना है, इस अयोटा के अंदर ब्लड फेंकना है। आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के अंदर ब्लड तब भी जाएगा जब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। देखिए नॉर्मली आपके पास ब्लड प्रेशर क्या होता है सर, 120/80। और ये ब्लड वेसल्स कहाँ पर होता है, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है कि सर जो अब मेरी अयोटा है इसके अंदर भी ब्लड इतना होगा, स्लाइड से वैसे हाई होता है, लेकिन नॉर्मली इतना समझे। 120/80 हमारे पास प्रेशर कहाँ पे सर, इस ब्लड वेसल्स के अंदर है। अगर आपने लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड क्या करना है, इस अयोटा के अंदर फेंकना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, 120 से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। लेट्स सपोज आपको 125 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। अब बच्चे ये जो 120 है ना, ये जो प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को, इसको हम कहते हैं आफ्टर लोड। ये जो रेजिस्टेंस फील करनी पड़ रही है ना आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को बाहर ब्लड को फेंकने के लिए, इसको हम कहते हैं आफ्टर लोड। लेकिन लेट्स सपोज मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आपने एग्जांपल को समझना है। एक हमारे पास रूम है, उस रूम के बाहर क्या है सर, एक दरवाजा है, ठीक है, और उस दरवाजे के बाहर क्या है, कुछ लोग खड़े हुए हैं। अब ये जो आपका अंदर वाला रूम है इसको आपने समझना है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो आपका डोर है उसको आपने समझना है अयोटिक वॉल, और उसके जो बाहर खड़े हुए हैं ना वो उसको आपने समझना है आफ्टर लोड। जैसा कि मैं इसकी अयोटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आपने कमरे के अंदर 10 बंदे हैं, 10 स्टूडेंट्स है कमरे के अंदर, और बाहर कितने हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं। और इधर से जो 10 स्टूडेंट्स वो क्या कर रहे हैं, आपके डोर को पुश कर रहे हैं। और उधर से कितने स्टूडेंट्स पुश कर रहे हैं सर, 12 पुश कर रहे हैं बाहर साइड से। तो अगर बाहर वाली साइड से 12 स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस दे रहे हैं, क्या आपके पास ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं, ये 10 स्टूडेंट्स दरवाजे की दूसरी साइड की तरफ जा सकते हैं, उस दरवाजे को ओपन कर सकते हैं, नहीं सर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आफ्टर लोड ज्यादा हुआ, अगर बाहर रेजिस्टेंस ज्यादा हुई अयोटा के अंदर, तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर नहीं जाएगा। तो उसकी वजह से मैंने यही कहा, ये देखो, आफ्टर लोड अगर इंक्रीज होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास सर, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरह दूसरी मैंने बात की क्या, कि सर अगर आफ्टर लोड कम हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के आगे जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए। लेट्स सपोज पहले बाहर थे 12 स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, 3 स्टूडेंट्स को हमने जरा गायब कर दिया वहां से। अब कितने हैं बाहर, 9। कमरे के अंदर कितने हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कितना है, 10 स्टूडेंट्स हैं। अब ये 10 स्टूडेंट्स क्या करेंगे सर, ये 10 स्टूडेंट्स इजीली उस डोर को ओपन कर लेंगे। तो अगर आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो ये क्या करेगा, यहां से ब्लड को पुश कर लेगा। और उसकी शर्त क्या है, आपका आफ्टर लोड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब देखिए मैं बाहर कहता हूँ पहले 12 थे, मैं अब बाहर से 6 स्टूडेंट्स कर लेता हूँ, लेकिन अंदर 10 ही हैं। बाहर 6 हैं, हमने आफ्टर लोड क्या कर दिया, कम कर दिया। मैंने यहां पर क्या कर दिया, वैजो डायलेशन कर दिया। तो अगर मैं वैजो डायलेशन करूंगा, आफ्टर लोड कम हो जाएगा। आफ्टर लोड कम होगा तो हम यहां से मैक्सिमम ब्लड को क्या करेंगे, बाहर निकाल सकेंगे, एंड योर स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। तो इस कंसेप्ट को आपने ऐसे रिलेट करके समझना है। सर यू कैन गो फॉर योर क्वेश्चन, डॉक्टर फैज। सर आफ्टर लोड इंक्रीज करने से कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज नहीं होगी? सर आफ्टर लोड इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर हमने इफेक्ट देखना है ना। लेकिन लेट्स सपोज मैं यहां पर वैजो कंस्ट्रिक्शन ज्यादा कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ सर, मैं यहाँ पर वैजो कंस्ट्रिक्शन जी जी। कर देता हूँ। तो अब गल मैं पीछे से जितनी मर्जी कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज करता जी रहा हूं, जी तो मेरे पास वहां से ब्लड गुजरेगा सर, नहीं गुजरेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अयोटिक स्टेनोसिस की। अब अयोटिक स्टेनोसिस में क्या होता है, आफ्टर लोड कम जी होता है। सर। जब आप सॉरी आफ्टर लोड ज्यादा हो जाता है ना, क्योंकि वो वहां पर स्टेनोसिस हो जाती है। वहां पर जब आफ्टर लोड ज्यादा हो जी जाता है तो सर। उस बंदे की कार्डिक आउटपुट क्या होती है, कार्डिक आउटपुट कम नहीं होती उस पेशेंट की। अब पीछे से जितना मर्जी जी कॉन्टेक्ट सर। करता रहे, जब आगे जा ही नहीं रहा कोई बंदा। अब देखिए वही जो 10 स्टूडेंट्स हैं, वो जितनी मर्जी दरवाजों को जो दीवारें वहां पर टकरे मारते हैं, वो बाहर तो नहीं ना जा सकते। बात आप समझ रहे जी हैं? जी। तो इसीलिए तो सर अगर आपने इसका मतलब है कि आफ्टर लोड और कॉन्ट्रैक्टिलिटी का आपस में कोई सीन नहीं है? इनका आपस में सीन नहीं है, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ तल्लक है सारा। ठीक है, वो हो स्ट्रोक गया वॉल्यूम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द ओके। आफ्टर लोड। ओके। ओके गुड, हो गया, चलिए।
तो अब बच्चों क्या समझ आई सर? ओके सर। अगर मैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करूंगा तो मेरे पास स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर मैं प्री लोड को इंक्रीज करूंगा तो मेरे पास स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर मैं आफ्टर लोड को कम करूंगा, वो जो ब्लड वेसल्स के अंदर रेजिस्टेंस है, वो जो ब्लड वेसल्स के अंदर मेरे पास ज्यादा प्रेशर है, अगर मैं उसको कम कर दूं, लेट्स सपोज मैं किसी पेशेंट को दे देता हूँ वैजोडाइलेटर। वैजोडाइलेटर दोगे तो आपके पास ये जो ब्लड वेसल्स हैं क्या कर देंगे, ये डायलेट हो जाएगी। ये जो अयोटा है ये डायलेट हो जाएगी, रेजिस्टेंस यहाँ पर कम नहीं हो जाएगी। आपको पता है व्हेन एवर देयर इज अ इंक्रीज एरिया, आपके पास प्रेशर कम होता है। यहाँ पर आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, 1/, अगर हम क्या करते हैं एरिया को हम ज्यादा कर देते हैं तो प्रेशर आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपका प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो इजीली आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो नेवर फॉरगेट अबाउट दिस ब्यूटीफुल कंसेप्ट, आफ्टर लोड इंक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज। ठीक है, इसलिए हम इसको पता क्या करते होते हैं, इसके लिए हम सिंपल सा एक फार्मूला बना लेते हैं। क्या सर? स्ट्रोक वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कि अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर मेरे पास प्री लोड बढ़ेगा तो सर स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। लेकिन जो सर आपका आफ्टर लोड है ना, इसके साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। आफ्टर लोड के साथ थोड़ा सा इसका तलक और तरह के, दैट इज द इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्स रिलेशन। अगर मेरे पास आफ्टर लोड इंक्रीज है, आप खुद बच्चों को पता है आफ्टर लोड डिनोमिनेटर इंक्रीज है तो नोमिनेटर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज है तो ये हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास प्री लोड या कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आई होप सो आपको अब इसकी समझ आ गई होगी। स्ट्रोक वॉल्यूम को आपने इससे इस तरह रिलेट करवाना है। वैसे इसके लिए निमोनिक भी वो लिखते होते हैं, एस वी कैप, एस वी कैप। ठीक है जी, तो एस वी कैप से क्या बन जाएगा सर? एक्सक्यूज स्ट्रोक मी वॉल्यूम सर। रिलेट। जी मैडम। सर आफ्टर लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जी मैडम, आफ्टर लोड हम कहते ही रेजिस्टेंस को है, और वो रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट हो रही है, आपके प्रेशर की वजह से। अब देखिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपके पास किसी पेशेंट को आप वैजो कंस्ट्रिक्टर दे रहे हो, हम किसी पेशेंट को एपिनेफ्रिन दे रहे हैं या नोर एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन दे रहे हैं, तो उस पेशेंट के अंदर क्या होता है, वैजो यस सर। कंस्ट्रिक्शन होती है। तो जब वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो आपके हार्ट को क्या करना पड़ता है, ज्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल हम पढ़ेंगे, कुछ हार्ट फेलियर के अंदर पढ़ेंगे, कुछ कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर पढ़ेंगे, कार्डियोमायोपैथी के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन एवरीथिंग इज रिलेटेड हियर। आपने ये जो मैंने नीचे लिखा है ना रिलेशन, एट द एंड आपने इस रिलेशनशिप को नहीं खोलना, कि अगर तो किसी सर भी रीजन की वजह से। जब जी जी। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो आफ्टर लोड भी ज्यादा होगा। यस। इसका मतलब हार्ट को ज्यादा फोर्स से कंट्रैक्ट करना पड़ेगा कि वो ना ब्लड को पंप आउट कर सके। तो फिर जी जी कंट्रैक्टिलिटी को भी ज्यादा होना चाहिए ना। मैडम, यही तो बात तो की है आफ्टर थोड़ी लोड देर जब बाद। ज्यादा हो तो कंट्रैक्टिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये है मैडम, कि ना स्ट्रोक वॉल्यूम जब ज्यादा हो रहा है तो आफ्टर लोड कम हो रहा है। मैडम स्ट्रोक वॉल्यूम जब ज्यादा होगा तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम आफ्टर लोड के साथ रिलेट नहीं। देखें आफ्टर लोड स्ट्रोक वॉल्यूम को अफेक्ट कर रहा है ना। आफ्टर लोड, मैडम आप बात को सिंपल समझिए, मैं हम यहाँ पर डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ये है आपकी ब्लड वेसल, समझना जरा आपने। ठीक है जी, और ये मेरे पास है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मैंने क्या करना है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को निकालना है इस ब्लड वेसल के अंदर। पहले हम बात करते हैं नॉर्मल, हम किसी चीज की तरफ नहीं जाते। नॉर्मली हमारे पास जो यहाँ पर प्रेशर होता है कितना होता है आपकी सर्कुलेशन में सर, 120/80 होता है। ठीक है, सबको पता है। अगर आपने लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकालना हो ना आपके अयोटा के अंदर, तो आपको कितना ब्लड इंक्रीज करना पड़ता है, आपको सर इससे ज्यादा अपना प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। फिर जाके आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाता है, 120 में। अब देखो इसने क्या किए, 120 माइनस 125, 5, मतलब कि 5 गुना या 5 मिलीमीटर मरकरी इसने ज्यादा प्रेशर लगाया आपके लेफ्ट वेंट्रिकल ने। ये जो 120 है ना, ये 120 आपकी आफ्टर लोड है। ये 120 जो प्रेशर है ना, जो आपके पास रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस क्या है, इस प्रेशर की वजह से। ये देखो, तो अगर मैंने यहां से ब्लड इस तरफ फेंकना है ना, तो मुझे इसका जो इसकी कॉन्ट्रैक्शन या जो इसका स्ट्रोक वॉल्यूम है, जो जो इसका प्रेशर है, वो इससे ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि भाई मुझे इसकी इसकी आफ्टर लोड, जो इसकी आफ्टर लोड है या जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करना है। समझ रहे हैं? तो अगर लेट्स सपोज, जैसे आपने कहा कि सर अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम आफ्टर लोड को इंक्रीज कर लेते हैं, ऐसे आफ्टर लोड आपका इंक्रीज होगा, वैसे कंस्ट्रक्शन है ना, यही तो आप देखो रेजिस्टेंस आ रही है। आफ्टर लोड मेरे पास हो गया 130, अगर आफ्टर लोड इंक्रीज होगा तो आप मुझे बताएं उसी कॉन्ट्रैक्शन के साथ ये तो 125 तक ही जाएगा ना फिलहाल नॉर्मली। तो जितना वो पहले ब्लड बाहर फेंक रहा था, क्या अब वो इतना बाहर ब्लड फेंकेगा? नहीं सर, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो यही तो हम बात बार बार करें, आफ्टर लोड इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अगर आप इसी आफ्टर लोड को कम कर दो, मैं कहता हूं कि इसको हम कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये आपने वैजोडाइलेटर को पेशेंट को दिया है, वैजोडाइलेटर देने की वजह से क्या होता है? वैजोडाइलेशन। और वैजो डायलेशन की वजह से क्या होता है सर? एरिया ज्यादा हो जाता है। जब एरिया ज्यादा होता है तो आपके पास प्रेशर यहाँ पर कम होता है। जब यहाँ पर प्रेशर कम होता है तो इधर आपके पास जो ब्लड प्रेशर वो भी डिक्रीज हो जाता है। इसको मैं कहता हूँ 110/70। तो अब ये जो यहाँ पर आफ्टर लोड है ना, ये कम हो गया, तो इस वजह से जो रेजिस्ट आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। आप उस आफ्टर लोड को रिलेट कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्टिविटी के साथ। भाई आफ्टर लोड इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रेक्टिविटी आप जितनी मर्जी इंक्रीज करो, गॉट जितनी इट सर। मर्जी इंक्रीज कर लो, उसके अलावा आपको उसके ऊपर ओवरकम करना पड़ेगा, वो तो फिर टैकीकार्डिया उस कंडीशन की तरफ पेशेंट चला जाए। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी की, नॉर्मल फिजियो की हम बात कर रहे हैं फिलहाल। समझ रहे हैं? अयोटिक स्टेनोसिस वो सारी बातों के बारे में भी, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर। तो ये परेशानी हो ना। अब कार्डिक इस तरह तुम्हारे पास काफी ज्यादा कंसेप्ट है, कार्डिक सर आउटपुट कम होगी तो सर रिफ्लेक्स ब्रेडिक रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी तो होता है सर। हाइपोटेंशन होती है उसकी वजह से भी तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है। हाइपोटेंशन हुई सर, हमारे पास वहां पर पेशेंट का जो आफ्टर लोड है वो कम हुआ, फिर भी तो आपके पास कॉन्ट्रैक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन पहले आप एक दफा सिंपल समझो, इजेक्शन फ्रैक्शन को समझो, कार्डिक आउटपुट को समझो, सिंपल सर आफ्टर लोड आपका स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ कैसे रिलेट होता है फिलहाल इसको ये समझ। ठीक है, इतनी जल्दी परेशान नहीं हो जाना। समझ आइए, अगर नहीं आई तो आप दोबारा पूछें। सर यस सर। चलें सर तो अगर ये 110 हो जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर कम लगाएगा या ज्यादा लगाएगा? जी जी लेफ्ट, क्योंकि जी जी मेरी बात सुने, ये अगर 10, ये 110 हो गया ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल देखिए 125 के ऊपर ही रहेगा, उसने उतने ही प्रेशर से कॉन्टैक्ट करना है। अगर आपका आफ्टर लोड कम हो रहा है ना, तो आपके पास जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा ना वो ज्यादा हो जाएगा, उसको रेजिस्टेंस ज्यादा कम होगा। करनी पड़ेगी। समझ आप? तो यही तो बात यस मैंने सर। आपको वो इतनी बड़ी एग्जांपल देके समझाई है। ये रूम वाली और वो जो डोर वाली एग्जांपल हमने समझी थी। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज डायरेक्टली और इनवर्सली रिलेटेड विद द कॉन्ट्रैक्टिलिटी आफ्टर लोड एंड प्री लोड। ठीक हो गया। अब आते हैं यहाँ पर जो काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर बुक से भी हमें समझा दिया करें। तो ये है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम अफेक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टिलिटी आफ्टर लोड एंड प्री लोड। और हमने बात की कि सर स्ट्रोक वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड प्री लोड। ठीक है जी, एंड इनवर्सली रिलेटेड विद द आफ्टर लोड। ये फार्मूला आप यहाँ आफ्टर पर लोड। लिख लेंगे। ओके हो गया। ठीक है, ये है नॉर्मल फिजियोलॉजी। पैथोलॉजी की तरफ हम जा ही नहीं रहे। अब देखो बच्चे, हम इन सबको ना सेपरेटली डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें एक चीज पता चल गई है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि सर कॉन्ट्रैक्टिलिटी कब कब इंक्रीज होती है आपके पास, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है ये कब कब इंक्रीज हो सकती है। तो हम जरा अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी के ऊपर सारी बातें करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी तो सर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और अब कंट्रैक्टिलिटी कब कब इंक्रीज हो सकती है? सबसे पहले तो भाई जब आप एक्सरसाइज करते हैं, यस। जब हम सर क्या करते हैं, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका एड्रीनर्जिक या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। उसके अंदर हमारे पास एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं, वो आपके एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर, और आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या कर देते हैं? इंक्रीज। कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज। इंक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज। ठीक है। दूसरा हमारे पास है, जब आपके पास डिप्रेशन या एंजाइटी या टैकीकार्डिया होता है, तो उन कंडीशंस के अंदर भी करेक्ट। हमारे पास क्या होती है? हार्ट रेट इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर आप एंजाइटी लिख लो, क्योंकि आपको पता है ना जब आप एंजाइटी के अंदर होते हो तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उस केस के अंदर भी आपके पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज एंड इट कैन काज द इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा अगर आप और डिटेल में जाओ ना, तो हमारे पास ये जो आपने बात की ना कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हुई है, तो हार्ट के जो मसल की जो सेल्स हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हुई है?
लेट्स सपोज मैंने आपको बात बताई कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसने क्या किया, एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन को रिलीज किया। एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन जो आपके एसए और एवी नोड के ऊपर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो वहां पर जाके लगेंगे। जब एड्रीनर्जिक बीटा वन जैसे बीटा वन रिसेप्टर के ऊपर लगेंगे तो हमारे पास हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन कैसे? कि बीटा वन के ऊपर लगने की वजह से वो जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी या कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज कैसे हो सकती है? बात आप समझ रहे हैं मैं क्या चीज को रिलेट करवा रहा हूँ? कि उन्होंने कहा कि यस ये सर। देखो कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर इंक्रीज है, मतलब हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो रही है तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसे इंक्रीज हो रही है यहाँ पे देखो। इसके लिए मैंने ब्यूटीफुल डायग्राम यहाँ पर बनाई है। सर इस डायग्राम के अंदर देखो, आपको पता है एक्सरसाइज जब आप करते हो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है या नहीं होता? सर होता है। हमने तो अक्सर फील किया जब हम अपनी चेस्ट कैविटी के ऊपर हाथ रखते हैं हमें पाल्पिटेशन भी फील होती है। तो असल में वो क्या होता है, आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो रही होती है उस टाइम पे। तो जब आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है तो अब आपने आइंदा से याद रखना है, हाँ अब मेरे हार्ट की जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ना वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरी बॉडी को ज्यादा ब्लड चाहिए, इसलिए जो मेरा हार्ट है ना वो ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है सर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो ये क्या करेगा, एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन को रिलीज करेगा। देखिए ये एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन को रिलीज करेगा। ये हमारे पास यहाँ पर है एक मसल का सेल, ये एक है मायोसाइट मसल का सेल। अब मसल के सेल के ऊपर क्या होता है सर, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, बीटा वन एंड बीटा टू। लेकिन याद रखना है आपने, डोमिनेंटली कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा वन। बीटा वन। डोमिनेंटली बीटा वन रिसेप्टर्स होते हैं आपके हार्ट के ऊपर। अच्छा इसके अलावा बीटा वन रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं, एनीवन? इसके किडनी, अलावा बीटा वन, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस किडनी में, और वेरी गुड, प्रीसाइनेप्टिक एड्रीनर्जिक नर्व टर्मिनल्स ओके ये वही टर्मिनल और यहाँ पर हार्ट। आते हैं जी जी। यस, जी ओके हार्ट हो में गया, एसए नोड, एवी नोड। जी जी गुड हो गया। चलिए मैडम ने हमें बताया कि सर आप बता रहे हैं कि हार्ट के अंदर मेरे पास बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं जैसे कि बीटा वन है, तो इसके अलावा जो हमारे यस, पास जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते किडनी हैं में। ना किडनी के अंदर, वहां पर भी बीटा वन सेल्स होते हैं। तो चलो इस बात को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि सर सबसे पहले जो बीटा वन रिसेप्टर्स हैं इनकी दो लोकेशंस आपने अभी तक याद रखनी। वैसे एएनएस के अंदर हम सब पढ़ेंगे। एक आपका हार्ट, दूसरा आपका रीनल। अब किडनी के अंदर बीटा वन रिसेप्टर कैसे यस, काम करते हैं इससे रिलेटेड आपका यूवर्ल्ड का एक एमसीक्यूज भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कुछ लोगों को हम पता है क्या करते हैं, यूरिन में। मेटा, चल मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज यस एक सर। पेशेंट को क्या था, उसको माइग्रेन थी। समझ लें जरा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। एक पेशेंट को है माइग्रेन, प्लस उस पेशेंट का है ब्लड प्रेशर इंक्रीज। माइग्रेन भी है और उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर ब्लड भी प्रेशर। इंक्रीज है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको हाई। ठीक है, अब इस पेशेंट को हमने क्या करना है, इस पेशेंट का जो हार्ट है ना, हार्ट इस पेशेंट का ना अफेक्टेड है। लेट्स सपोज हार्ट अफेक्टेड कहने का मतलब ये है कि भाई हार्ट के ऊपर आपने कोई ऐसी ड्रग नहीं देनी जो हार्ट के ऊपर अफेक्टेड हो, क्योंकि आप ड्रग दोगे तो वो हार्ट के ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा। हार्ट उस पेशेंट का क्या है, अफेक्टेड है, काम नहीं कर रहा। अब इस पेशेंट का आपने बीपी भी डिक्रीज करवाना है और इसका हमने क्या करना है, माइग्रेन को भी ठीक करना है। तो इस पेशेंट को बच्चे आप देते हो मेटाप्रोलोल। मेटाप्रोलोल, अब मेटाप्रोलोल पता क्यों देते हैं, क्योंकि हार्ट के ऊपर तो चले बीटा वन रिसेप्टर काम नहीं कर रहे, लेकिन आपकी एंटागोनिस्ट। किडनी के ऊपर काम करेंगे, रीनल के अंदर ये यस। काम करेंगे। वहां से क्या करते हैं, जो रेनिन होती है ना हमारे पास, रेनिन हार्मोन, इसके प्रोडक्शन को बीटा वन यस। रिसेप्टर डिक्रीज करते हैं, क्योंकि रेनिन रिलीज होती है जक्साग्लोमेरुलर सेल से। तो जक्साग्लोमेरुलर सेल्स के ऊपर बीटा वन रिसेप्टर है, मेटाप्रोलोल उसको इनहिबिट कर देगा। जब वो इनहिबिट हो जाएगा तो यस, हमारे पास दिस इज एंटागोनिस्ट। रेनिन नहीं बनेगा। रेनिन नहीं बनेगा तो एट द एंड एंजियोटेंसिनोजिन 2 नहीं बनेगा। एंजियोटेंसिनोजिन 2 नहीं बढ़ेगा यस। तो पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा वैसोडाइलेशन भी होती है, और जब वैसो डायलेशन होगी तो पेशेंट को जो माइग्रेन वाले सिम्टम आ रहे हैं ये भी ठीक हो जाते हैं। ठीक है? तो ये आज आइंदा आपने एक चीज याद रखनी है, बीटा वन रिसेप्टर हार्ट के अंदर भी होते हैं सर और आपकी किडनी के अंदर भी होते हैं, लेकिन अगर वर्ड यूज किया जाए ना डोमिनेंटली, तो डोमिनेंटली आपके हार्ट के अंदर। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर बात की कि सर जो आपने बात की ना कि मेरी बॉडी के ऊपर मैंने भाग रहा हूँ, बड़ी स्पीड के साथ जा रहा हूँ, मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा सर, कैटाकोलामीन रिलीज होगी, एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन रिलीज होगा। एपिनेफ्रिन नोर एपिनेफ्रिन रिलीज होगा तो वो कहां पर जाके लगेगा सर, हार्ट के ऊपर जो बीटा वन और बीटा टू रिसेप्टर्स होते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या बात करी कि सर जो हमारे पास हार्ट के अंदर कॉन्ट्रेक्टिलिटी, आप बार बार कह रहे हो, बंदा एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज करने की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज होती है। लेकिन वो कैसे इंक्रीज होती है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपने गौर करना है। एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज हुआ, वो क्या करेगा, बीटा वन और बीटा टू रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन लगती है। इसके बाद स्टार्ट होती है सेकंड सिग्नलिंग पाथवे, बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे सेकंड सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है जी। सेकंड सिग्नलिंग पाथवे से क्या होता है कि देखिए आपका सेल है ना, सेल के ऊपर रिसेप्टर लगा होता है ना, लेकिन जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तक आपने मैसेज पहुंचाना होता है कि यार पता क्या कर, तू कॉन्ट्रैक्शन करवा दे जरा सेल की, तेरी मेहरबानी, न्यूक्लियस यार जरा ये वाला हार्मोन बना दे। तो उसके लिए रिसेप्टर से लेकर न्यूक्लियस के दरमियान में कोई ना कोई कम्युनिकेशन तो होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसी चीज तो होनी चाहिए ना, कि जो आपका ऊपर आपने उसको मैसेज दिए कि जाके न्यूक्लियस को दे दे। जैसे यहाँ पर नोरेपिनेफ्रिन आया, वो बीटा वन रिसेप्टर के ऊपर लगा है और कह रहा है कि यार न्यूक्लियस के पास जा, उसको क्या है ना जरा कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करवा दे। समझ रहे हैं? तो ये मैसेज हमारे पास कैसे जाता है, ये बात आपने जरा थोड़ी सी समझनी है। देखिए जब बीटा वन रिसेप्टर एक्टिवेट होगा ना, तो इसकी एक्टिवेशन की वजह से ये होता है जी कपल्ड रिसेप्टर, जिसको जीएस कहते हैं। ये रिसेप्टर के एक्टिवेट होने के बाद हमारे पास एक और मालिक्यूल आपको नजर आ रहा होगा, एसी छोटा सा, इसे हम कहते हैं एडिनालेट साइक्लेज। एडिनालेट साइक्लेज, चलिए आप इसको एसी सिंपल याद रखो। बीटा वन रिसेप्टर एक्टिवेट, जीसी एक्टिवेट, जीसी एक्टिवेट, एसी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। जीसी एसी को कहता है चल भाई काम कर, जैसे हमारे पास यहाँ पर होता है ना डीपीओ एसीओ को कहते हैं चल भी काम कर, अपना एसओच सफाई करवा पूरी सिटी के अंदर, जैसे आजकल काम हो रहा है ना। तो ये एसी क्या करता है, ये कहता है कि सर मैं ना एक ही काम कर सकता हूँ, वो ये है कि मैं एटीपी की ब्रेकडाउन करवा देता हूँ। तो एसी हमारे पास यहाँ पर एटीपी को कन्वर्ट करेगा साइक्लिक एएमपी के अंदर। एंड स्टूडेंट्स नेवर फॉरगेट अबाउट द साइक्लिक एएमपी, नेवर फॉरगेट अबाउट द साइक्लिक एएमपी। ऊपर वाला पूरा पाथवे सब भूल जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइक्लिक एएमपी आपने नहीं भूलना। अब आप कहेंगे सर आप इसके बारे में इतना मैसी क्यों है, बच्चे इससे रिलेटेड काफी ज्यादा एमसीक्यूज आए हुए हैं। साइक्लिक एएमपी इंक्रीज या साइक्लिक एएमपी की डिक्रीज होने की वजह से क्या इफेक्ट हो सकता है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज है, मैं कल एमसीक्यूज वाले ऐड कर दूंगा। मैंने आज भी यू वर्ल्ड के अंदर एक एमसीक्यूज एमसीक्यूज वाली क्लास के अंदर एक एमसीक्यूज ये सॉल्व करवाया उनको। और जब मैंने बताया ना कि भाई सब कुछ आपकी फर्स्ट एड में लिखा हुआ, तो कह रहे सर हमने तो नहीं देखा हुआ, ये आपके सामने लिखा हुआ है। बीटा वन रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, फोकस फोकस, बीटा वन रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, एटीपी कन्वर्ट होगा किसके अंदर, साइक्लिक एएमपी के अंदर। साइक्लिक एएमपी आपके पास क्या हो जाएगा, एएमपी का मतलब होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक एएमपी जब एक्टिवेट होगा ना, पहली बात ये याद रखिएगा, जब भी बीटा वन रिसेप्टर एक्टिवेट होगा साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होगा। लिख ले, कहीं पर लिख ले, चलो मैं आपके लिए आसानी थोड़ी सी कर देता हूँ, यहां पर लिख ले जरा कि बीटा वन रिसेप्टर सर जब एक्टिवेट होता है ना, बीटा वन रिसेप्टर पॉजिटिव का मतलब होता है एक्टिवेशन, इसकी वजह से साइक्लिक एएमपी क्या होता है, इंक्रीज। तो मैं कह सकता हूं कि जब बीटा वन रिसेप्टर इनहिबिट होता है, मैं पेशेंट को बीटा ब्लॉकर दूंगा, उस पेशेंट का साइक्लिक एएमपी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यही क्वेश्चन आया होगा कि बीटा ब्लॉकर्स देने की वजह से पेशेंट के साइक्लिक एएमपी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, साइक्लिक एएमपी कम हो जाता है। क्योंकि साइक्लिक एएमपी कब इंक्रीज होता है, जब बीटा वन रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। ठीक है जी। अब साइक्लिक एएमपी क्या करता है, साइक्लिक एएमपी जाता है ब्यूटीफुल प्रोटीन काइनेज ए के पास। अब आपकी फर्स्ट ने ना, फर्स्ट एड पीछे वाले सारे स्टेप मिस मिस करके ना डायरेक्ट लिखा हुआ है प्रोटीन काइनेज ए। जितने भी स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक पढ़ा ना, सब ने मुझे स्क्रीनशॉट लेके सेंड किया था, सर ये प्रोटीन काइनेज वाला कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा। उसका रीजन ये था कि क्योंकि हमें ऊपर से नहीं, उसका पूरा पाथवे हमने मिस किया हुआ था। तो आज समझ आया डॉक्टर अफीफा कि सर नोरेपिनेफ्रिन बीटा वन को एक्टिवेट करेगी, बीटा वन एक्टिवेट करेगा एसी को, एसी क्या करेगा, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा, साइक्लिक एएमपी मेरे पास प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा। ठीक है। अब जब ये आपके पास प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होती है, तो ये क्या क्या करती होती है, सबसे पहले देखो यहां पर, ये प्रोटीन काइनेज ए जा रही है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। किसकी तरफ जा रही है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। ये इसको कहती है कि भाई तू ना कैल्शियम का स्टोरेज इंक्रीज करवा। एक मेरी ना आपने बात समझी, मैं चलो यहाँ पर आपको नीचे समझाता हूँ।
एक बात आपने ये समझ लेनी है कि सर ये मेरा है मसल का सेल, हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर हमने ये समझना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से, ये कैसी होती है? ये बीटा वन का ये रिसेप्टर है, इसके ऊपर आके क्या लगता है? नोरेपिनेफ्रिन। नोरेपिनेफ्रिन एट द एंड मैं सिंपल कर लेता हूँ, आपके पास इंक्रीज करवाएगी साइक्लिक एएमपी को, किसकी वजह से? एटीपी से। ठीक है, अब ये जो साइक्लिक एएमपी है सारा कुछ हम क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? देखें, जिन स्टूडेंट्स ने थोड़ी बहुत भी फिजियोलॉजी पढ़ी हुई ना, उनको पता है अगर आपके सेल के अंदर कैल्शियम इंक्रीज हो ना, सेल के अंदर क्या कैल्शियम इंक्रीज हो तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है। कितने स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट पता है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो दिस कंसेप्ट कि अगर सेल के अंदर कैल्शियम इंक्रीज हो जाए तो सेल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है? जल्दी जल्दी मुझे बता दें। आपको पता है मैडम, मुसफ़ा को भी पता है। इसका मतलब है कि सर तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि अगर सेल में कैल्शियम बढ़ जाएगी ना तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब मैंने देखना है कि सर अगर मैं किस किस तरीके से कैल्शियम को इंक्रीज करवा सकता हूँ, क्योंकि कैल्शियम इंक्रीज होगा तो ये जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म होता है ना आपके पास ट्रोपोनिन के दरमियान और मायोसिन के दरमियान में, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, वो इस कैल्शियम की वजह से होती है। तो आज का अभी का आपका गोल ये कि आपने ना कैल्शियम को इंक्रीज करवाना है। तो ये कैल्शियम कैसे इंक्रीज होगी बच्चे, इसके ऊपर आपने इधर देखें, साइक्लिक एएमपी आया, इसने प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट किया। प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा? यहाँ पे आपके पास एक और मालिक्यूल है, इसको हम कहते हैं फोस्फोलैम्बिन। क्या है सर यहाँ पर? फोस्फोलैम्बिन। प्रोटीन काइनेज ए जब एक्टिवेट होता है, फोस्फोलैम्बिन की फोस्फोरिलेशन करवाता है। जब फोस्फोलैम्बिन की फोस्फोरिलेशन होती है या फोस्फोलैम्बिन एक्टिवेट होता है, ये क्या करता है? ये कैल्शियम एटीपेज को एक्टिवेट करता है। कैल्शियम एटीपेज को एक्टिवेट करता है। कैल्शियम एटीपेज करती क्या है, जरा बात समझनी है आपने। कैल्शियम एटीपेज आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये कैल्शियम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज करवाती है, कैल्शियम के स्टोरेज को इंक्रीज करवाती है। अभी तक हमने ये बात की है कि हमने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम को क्या किया है सर? इंक्रीज करवाया है। मकसद हमारा कैल्शियम को इंक्रीज करवाना है। तो ये कैसे हुआ? अब आप यहाँ पर ना एक सीक्वेंस के साथ लिख लें, क्योंकि मुझे पता है ये कंसेप्ट आपको तंग करते हैं। सबसे पहले नोरेपिनेफ्रिन आया, लिख लें एक तरतीब के साथ। नोरेपिनेफ्रिन लगता है बीटा वन रिसेप्टर के ऊपर। यहाँ पर छोटा सा बीटा वन रिसेप्टर्स के ऊपर लगेगा तो हमारे पास एडिनालेट साइक्लेज एक्टिवेट होगा। जब एडिनालेट साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो हमारे पास एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनेगा, तो ये साइक्लिक एएमपी बन गया। जब साइक्लिक एएमपी बनेगा तो ये एक्टिवेट कराएगा प्रोटीन काइनेज ए को। ठीक है, जब प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा? इसके पास ना दो रास्ते होते हैं। प्रोटीन काइनेज ना दो फंक्शंस करता है, मैं यहाँ पर इसको इस तरह डिस्कस करते हैं। प्रोटीन काइनेज क्या करेगा? दो फंक्शंस करेगा। इंशाल्लाह आज ये इसको क्लियर करके छोड़ना है इसका कंसेप्ट। पहला काम ये करता है कि आपकी जो फोस्फोलैम्बिन है ना, फोस्फोलैम्बिन प्रोटीन, फोस्फोलैम्बिन इसको क्या करता है? एक्टिवेट करवाता है। फोस्फोलैम्बिन को कैसे एक्टिवेट करवाता है? इसकी फॉस्फोरिलेशन करवाता है, मतलब इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा देता है, फॉस्फोरिलेशन। जब फॉस्फोलैम्बिन एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है? ये आपके पास जो कैल्शियम एटीपेज है ना, एटीपेज, कैल्शियम एटीपेज को एक्टिवेट करवाता है। अब ये जो कैल्शियम एटीपेज है सर, इसका क्या काम है? दैट इज द वन ऑफ द मॉलिक्यूल जो क्या करता है? कैल्शियम के स्टोरेज को इंक्रीज करता है। इंक्रीज कैल्शियम स्टोरेज इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आपके आपके पास क्या किया? पहला काम प्रोटीन काइनेज ने किया कि कैल्शियम का स्टोर इंक्रीज करवा लिया, क्योंकि जो चीज आपको ज्यादा चाहिए होती है ना, आप उसका स्टोरेज भी तो ज्यादा करते हो ना। तो पहला काम आपने अभी तक इसका स्टोरेज इंक्रीज करवा दिया। ठीक है, यहां तक बात खत्म नहीं होती। जो आपका प्रोटीन काइनेज है ये एक और काम करता है। ये क्या करता है?
जो कैल्शियम चैनल लगे होते हैं ना सेल के ऊपर, कैल्शियम चैनल, ये उन कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है आपकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। जहां मैंने सेल बनाया ना, तो बच्चे यहाँ पर सेल के ऊपर कैल्शियम चैनल्स भी होते हैं। तो इन कैल्शियम चैनल्स को क्या करता है, ये एक्टिवेट करवाता है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम है ये बाहर से सेल के अंदर आना शुरू हो जाती है। ये कैल्शियम सेल से अंदर आ गई, तो दूसरा काम इसका कैल्शियम चैनल्स को ओपन करवा के इंट्रासेलुलरली कैल्शियम का इन्फ्लक्स इंक्रीज करवाना। तो ये कैल्शियम हमारे पास अब सेल के अंदर भी है। पहला काम इसने स्टोरेज इंक्रीज करवाया है साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दूसरा इसने क्या किया कि भाई कैल्शियम तू सेल के अंदर जा और साथ साथ इसको स्टोर करता रहे। अब बात आपने समझनी, ये जो कैल्शियम आती है ना बाहर से, जो आपने स्टोर कैल्शियम की होती है ना, ये स्टोर कैल्शियम को क्या कर देती है, रिलीज करवा देती है बाहर। किसके अंदर रिलीज करवाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। जब साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम हमारी इंक्रीज हो जाएगी, सो उसकी वजह से जो आपके पास कॉन्टेक्टिलिटी भी होती है, दैट कैन आल्सो इंक्रीज। क्योंकि ये कैल्शियम क्या करेगी, प्रोपोनिन मायोसिन के साथ जाके लगेगी, आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है उनकी स्लाइडिंग को इंक्रीज करेगी। और जब उनकी स्लाइडिंग होती है, जैसे इस तरह होती है उनकी स्लाइडिंग ना, ये देखो ऐसे, तो जब ये स्लाइडिंग इंक्रीज होती है, तो इट कैन काज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ योर मायोसाइट सेल्स, इट कैन काज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ योर मसल सेल्स दैट आर प्रेजेंट इनटू योर हार्ट। ठीक है, तो ये मेन काम होता है आपकी प्रोटीन काइनेज ए का। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, नोरेपिनेफ्रिन आई बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट, एडिनल साइक्लेज एक्टिवेट। उसने क्या किया सर, साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करवाया। जब भी बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, साइक्लिक एएमपी इंक्रीज, साइक्लिक एएमपी इंक्रीज, प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट। जब ये एक्टिवेट होगी, फॉस्फोलैम्बिन की फॉस्फोरिलेशन कराएगी, फॉस्फोलैम्बिन फॉस्फोरिलेशन होगी, कैल्शियम एटीपेज एक्टिवेट होगा। जब कैल्शियम एटीपेज एक्टिवेट होगा, कैल्शियम का स्टोरेज इंक्रीज होगा। जब कैल्शियम का स्टोरेज इंक्रीज होगा, तो अब हमने कैल्शियम को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो दूसरा हमारे पास जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं, आपकी फॉस्फोलैम्बिन कैल्शियम चैनल्स को भी एक्टिवेट करवाती है। उसकी वजह से कैल्शियम का इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज होती है। ये कैल्शियम क्या करती है, कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम सेक्रीशन करवाती है। वो जब कैल्शियम साइटोप्लाज्म के अंदर जाती है, एंड इट कैन काज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी और इट कैन काज द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर सेल। तो ये है सारा कंसेप्ट जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। आप यहाँ पर देख लो, प्रोटीन काइनेज ये है, ये इसने कैल्शियम चैनल्स को ओपन करवाया। ये कैल्शियम क्या, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे निकली, ये देखो कैल्शियम बाहर आया हुआ। और इस कैल्शियम ने क्या करवाया, एट द एंड कॉन्ट्रैक्शन करवा दी। सो सर दैट जो इज कैल्शियम ब्यूटीफुल। सर जो कैल्शियम कैल्शियम चैनल ओपन होने की वजह से अंदर आ रहा था, क्या वो इनफ नहीं है कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए? क्या जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम है उसका बाहर आना जरूरी है? नहीं सर, उसका बाहर आना जरूरी नहीं होता। जब आपने स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है, फिर हमें उसका बाहर आना भी जरूरी है। क्योंकि इसी कैल्शियम को पता है हम वापस भी ले जाते हैं। इसी कैल्शियम को जब आपने रिलैक्सेशन करवानी होती है ना, तो सरकार के जरिए या यहाँ पर कोई और रिसेप्टर है, जी सर। आप उसको वापस भी ले जाते हैं। बात आप समझ रहे हो? तो जब हमने, क्योंकि हमने पूरा जी सर। मैकेनिज्म पढ़ना है कि आप, हमने ये तो बात नहीं की कि सर वी कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सी कैल्शियम चाहिए या स्ट्रॉन्ग के लिए चाहिए। हमने कहना कि सर कैल्शियम कहाँ कहाँ से इंक्रीज हो सकती है, वो सारी कैल्शियम की हमने क्या करनी सर, पॉसिबल मैकेनिज्म्स देखने। और बच्चे सर जो आप ये बात करें ना, ओके। कैल्शियम जो बाहर से आई है, ये कैल्शियम क्या करती, असल में ये कैल्शियम को जी आके सर। रिलीज करवाती है। आप देखो, इसको हम कहते हैं कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम सेक्रीशन, कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम सेक्रीशन। तो ये आके ओके जो सर। आपके पास इसमें कैल्शियम और स्टोर होती सर है ना, इसको सेक्रेट करा के कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। ठीक है, ये बात सर आपने यहाँ इन पर याद चैनल्स रखनी के है। थ्रू सोडियम का आउटफ्लक्स नहीं होगा? कौन से चैनल्स के जरिए ब्रदर? कैल्शियम सोडियम कैल्शियम चैनल जो सेल के बॉर्डर पे लगे हुए हैं। सर जो आप बात करें, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। आप बात करें सोडियम पोटाशियम और जो एक्सचेंजर होता है ना, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, परेशान हो, हम एक्सचेंजर के ऊपर भी आते हैं, जिसके ऊपर आप जी सर। डाइजोक्सिन को रिलेट कर रहे हो ना। टेंशन नहीं लेनी, पहले ये सिंपल से समझ लें। मुझे पता है वो ओके उसके ऊपर सर। भी आप आओगे, वो आगे ओके सर। क्वेश्चन, टेंशन नहीं। ओके ओके सर। हाँ जी, अब इसको ओके। समझते हैं कि सर अब हमें फर्स्ट एड समझ आती है या नहीं आती। कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, विद, कैसे इंक्रीज करवाती है, देखो बच्चे, एक एक लफ्ज के ऊपर आप गौर करना है। मैंने बहुत मेहनत की है ये समझाने के लिए। सर कैटाकोलामीन स्टिमुलेशन वाया बीटा 1 रिसेप्टर, ये जो कैटाकोलामीन है ना, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, क्या करते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं। बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा,
तो हमारे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। जब वो एक्टिवेट होगा, एडिनाइल साइक्लेस वो जो ऊपर पड़ा है, एट द एंड क्या होता है सर, एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेज ए। अब बुक ने सिर्फ सीधा प्रोटीन काइनेज लिखा हुआ है, तो इसलिए बच्चे आपको ज्यादातर समझ नहीं आती। अब आप सारी चीजें जब पीछे से रिलेट करोगे ना, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज क्या करता है। फिर मैंने बताया था ना कि फोस्फोलैम्बिन की फोस्फोरिलेशन करवाता है। जब फोस्फोलैम्बिन की फोस्फोरिलेशन हो जाती है, उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद हमारे पास एक्टिवेट कैल्शियम एटीपेस। जब कैल्शियम एक्टिवेट होगा, तो उसकी वजह से जो कैल्शियम स्टोरेज हमारे पास वो इंक्रीज हो गया। अब एक तो आपने चीज को स्टोर कर लिया, अब इस जो स्टोर चीज की है मैंने, अब इसको यूटिलाइज भी करना है। वो यूटिलाइज आप कैसे करते हो, जो प्रोटीन काइनेज का दूसरा मैकेनिज्म है कौन सा, कि दोबारा फिर आपके पास प्रोटीन काइनेज चूंकि ऑलरेडी एक्टिवेट है, दूसरा ये क्या काम करती है, ये आपके पास जो कैल्शियम चैनल होते हैं ना, उसकी करवाती है फॉस्फोरिलेशन, मतलब उनको ओपन कर देती है। देखें जहां पर भी हम वर्ड यूज करते हैं ना फॉस्फोरिलेशन का, इसका मतलब है उस चीज की एक्टिवेशन हो रही है। जहां पर हम यूज करते हैं वर्ड डी फॉस्फोरिलेशन का, इसका मतलब है कि हम उस चीज को इनहिबिट कर रहे हैं। तो यहां पर एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए कैल्शियम चैनल की फॉस्फोरिलेशन करवाई, मतलब कि कैल्शियम चैनल को ओपन किया। जब कैल्शियम चैनल ओपन हुए, इंक्रीज कैल्शियम एंट्री। जब कैल्शियम की एंट्री इंक्रीज हुई, तो ये क्या करवाएगी, इंक्रीज कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम। यही मैंने आपको बताया ना, ये कैल्शियम आई, जो स्टोर कैल्शियम थी इसने क्या किया, इसको इंक्रीज करवाया, और ये कैल्शियम हमारे पास एट द एंड कॉन्ट्रैक्शन करवा देती है। तो मैडम अफीफा, ये कंसेप्ट है इस तरह। आई होप सो कि अब आपको ये सर समझ आ गया। समझ आ सर गया अफीफा? एक बार सर यहाँ पे रेनोडिन रिसेप्टर का भी रोल बता दीजिए, वो यहीं पे हम्म। ही क्लियर हो जाएगा फिर। मैडम मेरी रेनोडिन बात सुनिए। रिसेप्टर का भी सर यहाँ रेनोडिन रिसेप्टर आपकी कैल्शियम को रिलीज करवाते हैं यहाँ पर। ये जो हम कैल्शियम को रिलीज करवा रहे हैं ना, रेनोडिन हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ दीज रेनोडिन रिसेप्टर्स। आपको पता है जब हम किसी पेशेंट के अंदर रेनोडिन रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं ना, रेनोडिन रिसेप्टर ब्लॉकर, मेरे जेन से उस ड्रग का नाम भूल गए, तो उस पेशेंट के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, मतलब एक पेशेंट है उसमें मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो सेंट्रोलीन। गई है। जैसे लेट्स मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने टेटनस का पेशेंट देखा होगा, उसमें क्या होता है, उसके मसल्स में स्पैज्म हो जाते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम उस कॉन्ट्रैक्शन को खत्म करना चाहते हैं। और कैसे आप खत्म करोगे, अगर आप कैल्शियम की सक्रीशन को कम कर दो। तो वो मैं कैसे करता हूँ, ये जो आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां से इस कैल्शियम को बाहर नहीं जाने देता। बाहर कौन जाने देंगे सर, जब रियानोडिन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। मैं रियानोडिन रिसेप्टर्स को इनहिबिट करता हूँ, यहां से कैल्शियम बाहर नहीं आएगा। बाहर नहीं आएगा, साइटोप्लाज्म में कैल्शियम कम होगा, साइटोप्लाज्म में कैल्शियम कम होगा, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी खत्म हो जाएगी। समझ आ तो बात? सर ये अब मुझे वो ड्रग रेनोडिन का, रिसेप्टर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे लगे हुए होते हैं मतलब। जी जी, एग्जैक्टली। ओके सर, और सर ये एक्टिवेट होते हैं बाय प्रोटीन काइनेज। जी तो ये प्रोटीन जो काइनेज। आप ये फोस्फोलिम्बिन जो आपने प्रोटीन बताया है, यही लगता है क्या उसके ऊपर आके, या कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम लगता है उन रिसेप्टर्स के ऊपर आके? थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन मैडम एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम, ये आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम है ये वाली। ये जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम है, ये आप देखो ना, ये हम कैल्शियम को बाहर से अंदर लेके आ रहे हैं ना, तो यही कैल्शियम इस सब के साथ रिलेट हो रही है। इसी कैल्शियम को हम इनहिबिट करते हैं। बात समझ रहे हो? चलें जी। अब जो हमने लास्ट बात की कि सर इंक्रीज कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज हो गया, और जब कंट्रैक्शन कैल्शियम इंक्रीज होगी, इट कैन काज द कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। और जब कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी, तो सर स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। बच्चे इस कैल्शियम को याद रखिएगा, ये मैकेनिज्म को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन यूवर्ल्ड के अंदर एटलीस्ट हैं। आगे इंक्रीज करते हैं कि सर और कौन सा तरीका है कि जिसकी देखें, पहला है आप कैसे कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, तो ये सारे हमारे पास मैकेनिज्म है। कैटाकोलामिन इंक्रीज करो तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज है। दूसरा हमारे पास है कि अगर हम इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इंक्रीज कर दें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, आई थिंक फैज ने किया था, कि सर वो जो सोडियम और कैल्शियम आपस में रिलेट करती हैं, वो फिर कैसे, मतलब कि यहाँ पर हमें रिलेट आप करेंगे। तो बच्चे देखो, हमारे पास क्या होता है सर, एक और तरीकाकार होता है कैल्शियम को इंक्रीज करवाने का। यू हैव ब्यूटीफुल कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर। ये है कैल्शियम, ये है मेरे पास सोडियम। ये कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर क्या करता है,
ये सेल से कैल्शियम को बाहर फेंकता है, ये आप देखो सेल से बाहर को कैल्शियम फेंक रहा है ना, एरो को देखो। और बाहर से क्या करता है, सोडियम को सेल के अंदर लेके आता है। इस एक्सचेंजर का ये काम है। ये जो मैंने एक्सचेंजर बनाया हुआ है आपके सामने, जो सोडियम को अंदर लेके आ रहा है, कैल्शियम को क्या कर रहा है, बाहर लेके जा रहा है। इसका काम होता है कैल्शियम को बाहर फेंकना। अगर मैं किसी तरीके से इस एक्सचेंजर को इनहिबिट कर दूं, तो आपकी ये कैल्शियम बाहर जाएगी नहीं सर। अगर ये बाहर नहीं जाएगी तो इंट्रासेलुलरली कैल्शियम क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और अगर इंट्रासेलुलरली कैल्शियम इंक्रीज होगी, सो इट कैन इंक्रीज द कॉन्ट्रेक्टिलिटी। आगे देखो, यही उन्होंने यहां पर बात की है, इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम कैन काज द इंक्रीज कॉन्ट्रेक्टिलिटी। तीसरे नंबर पर आओ सर, तीसरा तरीका क्या है कॉन्ट्रेक्टिलिटी को इंक्रीज कराने का, वो ये कि अगर आप सोडियम को कम कर दो, डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम। ये जो मेरे पास बाहर सोडियम है ना, अगर इस सोडियम को मैं क्या कर दूं, कम कर दूं, आपका ये जो बच्चे एक्सचेंजर है ना, ये काम करना छोड़ देता है। लेट्स सपोज मैं इस बात की आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, आप कहेंगे कि सर पता नहीं कितनी काफी डेप्थ की बातें कर रहे हैं, शायद ये चीजें नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलती। तो उसका आंसर ये है कि यस, आपको ये चीजें नजर आती हैं। जैसे कि एक पेशेंट है डायरिया का, पेशेंट को डायरिया हुआ, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गए, कम, मतलब सोडियम भी बॉडी से जा रहा है, कैल्शियम भी जा रहा है, क्लोराइड भी जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए उसके कम। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम जब उसका कम होगा, तो एक्स्ट्रा सेलुलर, जहां पर सोडियम कम हो जाता है, जब यहां पर सोडियम कम होगा, क्या आपका ये एक्सचेंजर काम करेगा, नहीं सर, ये एक्सचेंजर काम नहीं करेगा। तो इंट्रासेलुलरली कैल्शियम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब इंट्रासेलुलरली कैल्शियम इंक्रीज होगी, तो कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज, सर इंक्रीज होगी। बच्चे इसीलिए आपने देखा होगा डायरिया वाले पेशेंट्स के अंदर टैकीकार्डिया होता है। डायरिया वाले पेशेंट्स के अंदर टैकीकार्डिया होता है, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो बच्चों में देखिएगा, बच्चों में आपको प्रीडोमिनेंटली नजर आता है। तो ये सारी चीजें आपको रोजमर्रा जिंदगी में भी नजर आती हैं। दैट इज द फिजियोलॉजी ऑफ योर हार्ट। तो अगर एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम कम होती है, मैंने कहा वोमिटिंग, डायरिया, किसी भी रीजन की वजह से, तो उसकी वजह से आपको टैकीकार्डिया क्यों होता है, क्योंकि इंट्रासेलुलरली कैल्शियम इंक्रीज हो जाती है। ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर काम नहीं करता। जब ये काम नहीं करेगा, कैल्शियम बाहर नहीं जाएगा। कैल्शियम बाहर नहीं जाएगा, कैल्शियम साइटोप्लाज्म में बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो ये कॉन्ट्रेक्टिलिटी को भी बढ़ाएगा। ओके हो गया सर, गुड हो गया। यहाँ पर उसने लिखा भी हुआ है ना, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। आगे आते हैं जिसके बारे में भाई थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, दैट इज अ डाइजॉक्सिन। आपको पता है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर मतलब कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए, या उसकी कॉन्ट्रेक्टिविटी हार्ट रेट कम हो जाए, मैं वर्ड यूज करूंगा हार्ट रेट का। अगर किसी पेशेंट के अंदर हार्ट रेट या कॉन्ट्रेक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो आपने देखा होगा उसको डाइजॉक्सन देते हैं, ज्यादातर डाइजॉक्सन दे दो या जो ब्यूटामिन दे दो, मतलब कि हमने पॉजिटिव इनोट्रॉप्स देने होते हैं। ये डाइजॉक्सिन आज समझने के काम कैसे करती है, हाउ दिस ब्यूटीफुल डाइजॉक्सिन एक्ट। सर ये है आपका ब्यूटीफुल सा सेल, दैट इज अ ब्यूटीफुल सेल। कौन सा सेल सर, हमारे मसल सेल्स का, जो हार्ट के अंदर मसल प्रेजेंट उनके ऊपर। इस सेल के ऊपर होते हैं दो एक्सचेंजर। छोटी छोटी बातों को इंशाल्लाह हमने क्लियर करना है। कौन कौन से सारे ये एक्सचेंजर हैं, एक है मेरे पास सोडियम पोटाशियम, एक सोडियम, चूंकि जितने भी आपकी बॉडी में सेल है तमाम के अंदर सोडियम पोटाशियम पंप तो होता है। और दूसरा मेरे पास कौन सा है सर, कैल्शियम एंड सोडियम एक्सचेंजर। ये मैंने बनाया है कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर। और ये मेरे पास क्या है, कैल्शियम पोटाशियम। नोकिया सोडियम को बाहर फेंकता है, ये देखो। अच्छा, इसमें ना अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोडियम पोटाशियम में ना बाहर क्या जाता है और अंदर क्या आता है, तो इसके लिए मैं अक्सर एक निमोनिक बताता होता हूँ, दैट इज द नोकिया। आप देखो नोकिया से क्या बन रहा है, सोडियम, एन से सोडियम, ओ से आउट, एन से सोडियम, ओ से आउट, के से पोटाशियम, और आई का क्या मतलब है, इन। मतलब कि जो पोटाशियम है वो सेल के अंदर आता है, और जो सोडियम है वो सेल से बाहर जाता है। वेरी गुड, तो ये नोकिया आपने याद रखना है। अब बच्चे ये जो आप ब्यूटीफुल डाइजॉक्सिन देते हो ना, डाइजॉक्सिन इसको इनहिबिट करती है। डाइजॉक्सिन सोडियम पोटाशियम पंप को इनहिबिट करती है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर को नहीं करती। पहली बात ये मेक श्योर कर ले। अब देखो डाइजॉक्सिन जब सोडियम पोटाशियम पंप को इनहिबिट करेगी, क्या आप सोडियम सेल से बाहर जाएगा, नहीं सर, इंट्रासेलुलरली सोडियम ज्यादा।
इंट्रासेलुलरली सोडियम हो जाएगा ज्यादा। जब इंट्रासेलुलरली सोडियम ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि आपको मजीद सोडियम की जरूरत नहीं है, अगर आपको मजीद सोडियम की जरूरत नहीं है तो आपका सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर भी इनहिबिट हो जाता है। जब सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर भी इनहिबिट होता है तो अब यहाँ से कैल्शियम भी बाहर नहीं जाता, तो आपका कैल्शियम भी यहाँ पर इंक्रीज होगी। तो आप देख लो इंट्रासेलुलरली कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है। जब इंट्रासेलुलरली इतनी ज्यादा कैल्शियम इंक्रीज हो जाए तो इट कैन काज द इंक्रीज कॉन्टेक्टिविटी, और अगर कॉन्टेक्टिविटी इंक्रीज होगी तो हार्ट इंक्रीज हो जाती। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ ब्यूटीफुल डाइजोक्सिन वर्क्स इनटू योर ब्यूटीफुल हार्ट। ठीक है जी, तो अब समझ आ रहा है, डाइजोक्सिन ब्लॉक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, इंक्रीज इंट्रासेलुलर सोडियम, डिक्रीज सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर एक्टिविटी, increase intracellular calcium, and whenever there is increase intracellular calcium it can increase the contractility. Oh my god, that is a beautiful concept. और अगर कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज है, यहाँ पर मैं फिर लिख देता हूँ, कॉन्ट्रेक्टिलिटी सर इंक्रीज है तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज है सर तो हमारे पास बॉडी को अच्छा ब्लड मिलेगा। ठीक है, ये बात आपने यहाँ पर याद रखी। अब बात है कि सर देर आर सम अदर इश्यूज दैट कैन डिक्रीज द कॉन्ट्रेक्टिलिटी, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो कॉन्ट्रेक्टिलिटी को कम कर सकती हैं, ऐसी भी कोई है? तो जी बिल्कुल है। वो कौन कौन सी? अगर आप किसी पेशेंट को देते हो बीटा ब्लॉकर, बीटा वन ब्लॉकर, तो जाहिर बात है बीटा वन रिसेप्टर इनहिबिट, आपके पास साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिक्रीज। आपके पास प्रोटीन काइनेज इनहिबिट, हमारे पास फोस्फोलैम्बिड इनहिबिट, इंट्रा कैल्शियम का स्टोरेज डिक्रीज, कैल्शियम इंट्रासेलुलर मूवमेंट डिक्रीज, कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज डिक्रीज। और जब आपके पास कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा तो कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम हो जाएगी। इसीलिए हम अगर किसी पेशेंट के अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन है या एट्रियल फ्लटर है, मतलब कॉन्ट्रेक्टिविटी इंक्रीज है, तो उसमें हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। और सबसे बड़ी साइंस लिखी हुई है ये जो मैंने साइक्लिक एएमपी यहाँ पर लिखी है। अब फिर स्टूडेंट कहते हैं सर यूवर्ड के एमसीक्यूज पता नहीं कहाँ से आते हैं। सर ये यूवर्ड के एमसीक्यूज आपके सामने लिखा हुआ है कि जब आप बीटा ब्लॉकर दोगे तो साइक्लिक एएमपी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, साइक्लिक एएमपी डिक्रीज हो जाए। दैट इज अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर देने से भी कॉन्ट्रेक्टिविटी कम होती है। अगर किसी पेशेंट का हार्ट फेलियर है तो जाहिर बात है हार्ट फेल है, इसका मतलब क्या है, हार्ट फेल टू पंप, उसमें भी कॉन्ट्रेक्टिविटी कम। अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या हो रही है सर, एसिडोसिस हो रही है, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलरली हाइड्रोजन आयंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर हाइड्रोजन इंक्रीज हो तो हमारे पास जो ये जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है ना, ये ज्यादा काम करता है। जब ये ज्यादा काम करता है तो ये कैल्शियम को उड़ा उड़ा के बाहर फेंकता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम कम हो जाती है, कॉन्ट्रेक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैप्निया के सर जब ऑक्सीजन कम होती है तो तब मेरे पास कॉन्ट्रेक्टिविटी का कम कैसे हो सकती है? भाई ऑक्सीजन कम है तो आपके हार्ट ने कहा, आपके पास जो ये पंप को एटीपी चाहिए। देखो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये पता नहीं चीजें कैसे रिलेट होती हैं। ये जो एटीपी आ रही है, ये एटीपी कहाँ से आ रही है? सर एटीपी तो तब आती है जब हमारे पास जो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का तो आपको पता है ना, नहीं पता तो चले आपको बायोकेमिस्ट्री की थोड़ी सी सैर करवा के लाते हैं हम लोग। आपने खाई है ब्यूटीफुल ग्लूकोज, ठीक है जी, ग्लूकोज आप लोगे, ये सीधे जी मैं कर देता हूँ, ग्लूकोज आपने यूज किया तो उसके अंदर क्या होगा सर, ग्लाइकोलाइसिस होगा। ठीक है जी, ग्लाइकोलाइसिस होगा तो मतलब कि एट द एंड आपके पास बनेगा पायरोवेट, पायरोवेट, पायरोवेट से क्या बनेगा सर, एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए बनेगा तो ये हमारे पास किस साइकिल में जाएगा, ये सर हमारे पास जाएगा टीसीए साइकिल के अंदर। ठीक है जी, टीसीए साइकिल कौन सा होता है, जिसको आप क्रेब्स साइकिल भी कहते हो। ठीक है जी, क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएगा तो आगे क्या होगा सर, आगे मेरे पास बनता है आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट। सर आइसोसिट्रेट से क्या बनता है सर, सिट्रेट। सर सिट्रेट से क्या बनता है, अल्फा क्यूटोग्लूट्रेट, अल्फा क्यूटोग्लूटरेट। सर इससे क्या बनता है, चलो मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूं, तो सक्सिनाइल कोए, सक्सिनाइल कोए। सर सक्सिनाइल कोए से क्या बनता है सर, सक्सिनेट, सक्सिनेट से सर क्या बनता है, फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से सर क्या बनता है, मेलेट, मेलेट से क्या बनता है सर, ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट से सर क्या बनता है, दोबारा फिर सिट्रेट।
तो सर इस पूरे प्रोसीजर के दरमियान एटीपी तो कहीं पर प्रोड्यूस ही नहीं हुई। सर एटीपी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ NADH एंड FADH। यहाँ पर NADH बनेगा, इसके अलावा एक और है, यहाँ पर भी चले वैसे लिख लेते हैं, NADH यहाँ पर भी बनता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट स्टेप में भी बनता है, यहाँ पर भी NADH। लेट्स को समझाने के लिए, अब ये जो NADH बने हैं ना, इन NADH के आप समझ लो कि ये 5-5 हजार के नोट है, लेकिन मुझे सिर्फ क्या चाहिए, 100 सोम चाहिए, मतलब कि 100 PKR आपको चाहिए। तो इन NADH से हम निकालते हैं ATP। एक NADH से निकलती है 2.5 ATP। लेकिन सर ये जो एक्सचेंजर है, जो आपने NADH से ATP बनाई है, ये एक्सचेंजर कहां पर होता है बच्चे? ये एक्सचेंजर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करती है? आपको चेंज देती है। मैं अक्सर इसको कहता होता कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करती है? आपको चेंज देती है। कौन सा चेंज? NADH से ATP बनाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को चाहिए होती है सर ऑक्सीजन। इसको चाहिए है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किसके लिए चाहिए होती है? आपको ATP बनाने के लिए। अब बात ऊपर ये हुई थी कि सर पेशेंट को क्या है, हाइपोक्सिया है। मतलब कहां पे गई चली वो बात, ब्यूटीफुल सी बात। ये देखो सर, पेशेंट की ऑक्सीजन क्या है, कम। ऑक्सीजन कम होने की वजह से कॉन्ट्रेक्टिलिटी कैसे कम हो सकती है? तो अगर ऑक्सीजन कम है, आजो, अगर सर ऑक्सीजन कम है तो हमारे पास ATP नहीं बनता होता। और अगर ATP नहीं बनेगा, फिर ऊपर आ जाओ सर, ATP नहीं बनेगा, साइक्लिक AMP नहीं बनेगा, साइक्लिक AMP नहीं बनेगा, प्रोटीन काइनेज A नहीं बनेगा, आपके पास कैल्शियम रिलीज नहीं होगी। कैल्शियम रिलीज नहीं होगी, इट कैन डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी। दैट इज अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट। ये बच्चे पीछे कंसेप्ट होते हैं जो एक लफ्ज पढ़ने से नहीं आते, ठीक है। तो ये भी हमें समझ आ गया। नॉन डाइहाइड्रो पैरिमिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कौन मुझे बताएगा ये वाली ड्रग्स के नाम? कम ऑन। नॉन डाइहाइड्रो पैरिमिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नॉन डाई हाइड्रो पैरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। हाँ जी, कौन ब्यूटीफुल स्टूडेंट? विरापा मिल एंड डेल्टियाजम। वेरी गुड सदका एंड मुसफ़ा। कि सर जो हमारे पास विरापा मिल है ना, विरापा मिल एंड डेल्टियाजम, दीज आर दी नॉन डाइहाइड्रोपैरामिडिक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो आपके हार्ट के ऊपर लगते हैं। अगर कैल्शियम चैनल ही ब्लॉक हो जाए, ओ वाह सर, ये देखो, अगर ये रिसेप्टर ही बच्चे ब्लॉक हो जाएं तो क्या कैल्शियम इंट्रासेलुलर इंक्रीज होगी? सर नहीं होगी। और अगर इंक्रीज नहीं होगी तो पेशेंट की हार्ट रेट क्या हो जाएगी? सर डिक्रीज हो जाएगी। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट कैन इंक्रीज और दैट कैन डिक्रीज द हार्ट रेट एंड कैन इंक्रीज एंड कैन डिक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं प्री लोड के ऊपर। बच्चों अब समझ आ रही है? बताएं मुझे, 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट रहेगा, नेक्स्ट मीटिंग में पढ़ते हैं किस बात की। जी बताएं मुझे, समझ आ रही है अब? यस सर। सर आपने एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का डिफरेंस बताना था। आपको याद है? मैंने तो क्या भूल गए होगे। हाँ जी, और किस किस को नींद, किस किस को आ रही है और समझ किस किस को आ रही है? सर नींद भी आ रही है और समझ भी आ रही है। तो फिर क्या किया जाए, सोया जाए या समझा जाए? समझा बस जाए समझा ओबीसी। जाए। तो अभी तक सर हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिस्कस किया कि हाउ कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैन इफेक्ट योर स्ट्रोक वॉल्यूम। कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज। लेकिन सर दूसरा क्वेश्चन आता है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसे कैसे इंक्रीज हो सकती है? तो मैंने बताया सर, कैटाकोलामिन इंक्रीज होंगे तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी। अगर आप इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इंक्रीज करो, जैसे हमने डाइजोक्सिन देखी की, तो कर सकते हो। एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम कम करके भी आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कैसे कर सकते हैं? तो मैंने बताया बीटा ब्लॉकर दे लो, हार्ट फेलियर कर लो, एसिडोसिस कर लो हाइपोक्सिया की वजह से, एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एसिडोसिस को मैं ये इंजेक्शन फ्रैक्शन वाले टॉपिक साथ कर एक्सप्लेन कर दूंगा सबका, क्योंकि अभी इसके ऊपर फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो अभी हम चाहते हैं कि इसको वाइंड अप कर लेंगे दफा। सर दूसरे हमने बात की कि स्ट्रोक वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रीलोड एज वेल। स्ट्रोक वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रीलोड एज वेल। प्रीलोड ज्यादा होगा तो आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। देखिए मैंने इसकी इस तरह अक्सर एग्जांपल देता होता हूँ
कि आपने ना एक बैलून लिया। अब बैलून के अंदर आप जितनी ज्यादा एयर को भरोगे ना, वो उसमें से उतनी ज्यादा एयर क्या करेगी, बाहर निकलेगी। उसका रीजन क्या है? कि जो बैलून की वॉल्स है ना, जो उसकी उसके ऊपर ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो जब ज्यादा उस पर टेंशन क्रिएट होती है, तो जब आप ऊपर से उसको छोड़ते हो तो बड़ी स्पीड के साथ क्या निकली, उसमें से एयर निकल जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपका हार्ट एग्जैक्टली वर्क करता है बैलून की तरफ, ये कहना गलत होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने के लिए अक्सर जो ट्यूटर्स या टीचर्स हैं, वो ना लंग्स को बैलून के साथ कंपैरिजन करके ना बताते हैं। लेकिन भाई, लंग्स की कैपेसिटी और है, उसमें इलास्टिसिटी होती है, उसमें कंप्लायंस होती है। बैलून के अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम और प्री लोड, मतलब प्री लोड है कि आप उसमें एयर भरते जाओ। आप लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना ब्लड डालोगे, वो क्या करेगा, उतने जोर से उस ब्लड को बाहर निकालेगा। तो अगर हम जोर से ज्यादा ब्लड को बाहर निकालेंगे, तो उससे क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज होगा। देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी कि अगर हम एंड डायस्टोल वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें, 100 से 140 कर दें, तो आपके पास जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि सर, मैं प्री लोड को कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ? मतलब मैं लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ज्यादा ब्लड कैसे लेके जा सकता हूँ? तो उसके लिए उसने सिंपल सी बात बताई है कि भाई, आप अगर किसी पेशेंट को देते हो आईवी फ्लूइड्स, क्या है, मैं यहाँ पर एग्जांपल देखें, चलिए एक पहले लाइन पढ़ लेते हैं। प्रीलोड अप्रोक्सीमेटेड बाय वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोल वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन वेरियस टोन एंड सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। जो आपका सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है, प्रीलोड उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जो आपकी वेन्स की टोन है, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं आपका सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर दूं, देखिए एक पेशेंट है, उसको मैं देता हूँ आईवी फ्लूइड्स। डॉक्टर साहब देखिएगा, अगर मैं पेशेंट को क्या करता हूँ, आईवी फ्लूइड्स देता हूँ, तो इसका सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा ना? यस सर। इसका मतलब इसकी वीनस रिटर्न भी इंक्रीज होगी। राइट एट्री में ब्लड ज्यादा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड ज्यादा, लेफ्ट एट्री में ब्लड ज्यादा, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ब्लड ज्यादा है। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ज्यादा है, सर स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। दूसरा है वीनस टोन। अगर मैं आपकी वेन्स को ज्यादा कंस्ट्रिक्ट कर दूं, तो उसकी लेट्स मैं इंफीरियर वेना केवा की एग्जांपल लेता हूँ। इंफीरियर वेना केवा के अंदर हम लगाते हैं जरा अल्फा वन एगोनिस्ट, या चले आप सिंपल समझाने के लिए हम कहते हैं एपिनेफ्रिन, मैं इसको देता हूँ। तो एपिनेफ्रिन इसको क्या करेगी, वैजो कंस्ट्रिक्ट करेगी। वैजो कंस्ट्रिक्ट करने की वजह से हमारे पास क्या होगा, ऊपर देखो राइट एट्रियम में ज्यादा ब्लड जाएगा। तो वेन्स को कॉन्ट्रैक्ट करके और ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करवा के आप क्या करोगे, प्री लोड या एंड डायस्टोल वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे। एंड डायस्टोल वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज एन अदर ब्यूटीफुल कंसेप्ट जिसकी हमें समझ आती है, ठीक है। लेकिन सर, प्री लोड डिक्रीज भी तो हो सकता है, या किस तरीके से हम प्री लोड को डिक्रीज करवा सकते हैं? बच्चे, अगर आप किसी पेशेंट में देते हो ना वेनस वैजोडाइलेटर्स, कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है एनी वीनस वैजोडाइलेटर कौन सी होती है? चलिए वैजोडाइलेटर की एग्जांपल्स दे दें, वेन को छोड़ दें। वैजोडाइलेटर, एनी वैजोडाइलेटर सर दैट यू नो लिखी ऑफ। हुई है सामने। बीटा टू एगोनिस। बीटा टू एगोनिस्ट, ठीक है मैडम, आपकी बात भी मान लेते हैं। एग्जांपल कुछ ड्रग कौन सी हो सकती सर है? नाइट्रेट्स। जैसा कि बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, मैं इसलिए पूछ रहा था कि आगे लिखा हुआ है कि नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसरीन देने के ऊपर क्या होता है कि हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल एम्लोडिपिन की वैजोडाइलेटर है हमारे पास, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, नाइट्रोग्लाइसरीन है, हाइड्रिलाजीन है। हाइड्रिलाजीन आपको पता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वैजोडाइलेटर है, लेकिन वो ना आर्टरियोल्स को डायलेट करती है। तो वो भी आफ्टर लोड को कम करके, मतलब कि ना वीनस वीनस तो नहीं कहेंगे वैजोडाइलेशन, वो सिंपल करवाती है, वो आर्टीरियल वैजोडाइलेशन करवाती है। जो वीनस वैजोडाइलेटर है वो सबसे बड़ी आपकी नाइट्रोग्लाइसरीन है। नाइट्रोग्लाइसिन है। आपने इसलिए देखा होगा कि जो आपके पास पेशेंट है स्टेबल अनस्टेबल एंजिना का, या इवन तो एमआई का भी, तो उनके अंदर हम नाइट्रोग्लाइसिन इसलिए देते हैं कि हमें हार्ट के ऊपर ना वर्कलोड को कम करना होता है। अगर हार्ट के ऊपर वर्कलोड को कम करोगे, तो आपका हार्ट कम कॉन्टैक्ट करेगा, उसको कम ब्लड सप्लाई चाहिए होगी, इसी वजह से उस पेशेंट के अंदर सिम्टम इंप्रूव हो जाए, ठीक है। तो नाइट्रोग्लाइसिन दोगे तो बच्चे प्री लोड कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर वेन्स डायलेट करगी, देखो यहाँ पर, ये मेरे पास है लेफ्ट एट्रियम, ये है आपकी इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। अब यहां पर मैंने दी बंदे को नाइट्रो एनजी, ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब ही है, ये नाइट्रोग्लाइसरीन है।
मैंने इसको नाइट्रोग्लिसरीन दी तो जो आपकी वेन से डायलेट कर जाएंगे, जब डायलेट करेंगे तो यहाँ पर ब्लड स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर ब्लड स्टोर हो जाएगा। जब यहाँ पर ब्लड स्टोर होगा, राइट एट्रियम में ब्लड कम जाएगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड कम जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कम, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम, आपका एंड डायस्टोल वॉल्यूम कम, एंड डायस्टोल वॉल्यूम कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए वैजोडाइलेटर्स देने की वजह से आपका प्रीलोड कम हो जाता है, ठीक है। और आपको पता है स्टोरेज हाउस ऑफ ब्लड कौन सा होता है जी? आपका जो ब्लड होता है वो किस में स्टोर करता है? वेन्स में। वेन्स में, वेरी गुड। तो यहाँ पर वेन्स में ब्लड स्टोर कर जाएगा, ब्लड की तरफ कम जाएगा हार्ट की तरफ, जिस वजह से क्या हो जाएगा, प्रीलोड कम हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे ब्लड आते हैं लॉस सर में भी। आफ्टर। जी जी बिल्कुल, ब्लड लॉस जब होगा तो उसकी वजह से भी ब्लड हमारे पास कम हो जाएगा, हार्ट की तरफ कम ब्लड जाएगा, और उसमें भी प्री लोड कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगी ना, उसमें तो प्री लोड सारा कुछ कम हो जाएगा। आफ्टर लोड की बात करते हैं हम अब। हमें पता है कि आफ्टर लोड के साथ क्या करता है सर, ये इनवर्स रिलेशन है स्ट्रोक वॉल्यूम का। स्ट्रोक वॉल्यूम इज इनवर्सली रिलेटेड विद द आफ्टर लोड। मतलब कि आफ्टर लोड ज्यादा होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। और आफ्टर लोड मैंने आपको क्या बताया था, वैसोकंस्ट्रिक्शन, रेजिस्टेंस, प्रेशर इंक्रीज हो जाए, ये सारी चीजें आफ्टर लोड को ही रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर लिखा है सर, आफ्टर लोड अप्रोक्सीमेटेड बाय द मीन आर्टीरियल प्रेशर, कि आर्टरी के अंदर जो प्रेशर होता है ना, वो आफ्टर लोड होता है। तो मैं आपको पीछे से यही बताता आ रहा हूँ कि भाई अगर हमारे पास डायामीटर कम हो जाए, हमारे पास एरिया कम हो जाए, प्रेशर ज्यादा हो जाता है, प्रेशर ज्यादा होगा, आफ्टर लोड ज्यादा हो जाएगा, आफ्टर लोड ज्यादा होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। तो मेन आर्टीरियल प्रेशर टेल यू अबाउट द आफ्टर लोड। मेन आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा होगा तो आपके पास आफ्टर लोड ज्यादा होगा। देखिए मैं किसी पेशेंट को वैसोकंस्ट्रिक्टर दे दूं तो वैसोकंस्ट्रिक्टर से क्या होगा सर, मीन आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा होगा, मीन आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा होगा, आफ्टर लोड ज्यादा होगा, आफ्टर लोड ज्यादा होगा तो उस पेशेंट में स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। इसकी बहुत सी एग्जांपल है लेकिन अभी मैं उसके बारे में नहीं जा रहा, आगे हमारे पास काफी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करने के लिए। फिर वो हमें बता रहा है कि सर इंक्रीज वॉल टेंशन पर लैप्लास का इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज आफ्टर लोड। तो ये सिंपल सी बात है, हमारे पास लैप्लास ये कहता है कि अगर आपके पास जो ब्लड वेसल्स की बॉल है ना उसके ऊपर ज्यादा टेंशन लगे, मतलब कि प्रेशर ज्यादा हो, तो प्रेशर ज्यादा होगा तो आफ्टर लोड भी ज्यादा होगा। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, प्रेशर ज्यादा, आफ्टर लोड भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये आपका ना लैप्लास लॉ कहता है, सिंपल सी लैच। हम स्टार्लिंग कर्व को भी पढ़ेंगे, जो कहती है कि सर वॉल की टेंशन ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी भी स्ट्रांग होगी। एक हम पढ़ेंगे लैप्लास लॉ। लैप्लास कहता है कि अगर भाई प्रेशर ज्यादा होगा ना तो आफ्टर लोड ज्यादा हो जाता है। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। लेफ्ट वेंट्रिकुलर compensates for increase after load by thickening in order to decrease wall stress। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप इसको गौर करो ना, कि अगर पेशेंट के अंदर क्या होता है सर, अगर पेशेंट के अंदर आफ्टर लोड ज्यादा है, बच्चों मुझे आपकी 1 मिनट के लिए अटेंशन चाहिए सर, 1 मिनट के लिए। एक पेशेंट है मेरे पास क्रोनिक हाइपरटेंशन का, एवरीवन एवरीवन, पेशेंट है मेरे पास क्रोनिक हाइपरटेंशन का। आपने मुझे बताना है कि इस पेशेंट का आफ्टर लोड कम है या ज्यादा है। कम ऑन, पेशेंट है 65 ईयर्स ओल्ड, उसके अंदर क्रोनिक हाइपरटेंशन, मतलब उसको 10-15 साल से हाइपरटेंशन है। अब इस पेशेंट के अंदर आफ्टर लोड ज्यादा है या कम है? वेरी गुड फैज, वेरी गुड, कि सर इसके अंदर जो आफ्टर लोड है ना वो ज्यादा है। अगर आफ्टर लोड ज्यादा है तो डॉक्टर साहब जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर प्रेशर ज्यादा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा जोर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अगर इसको ज्यादा जोर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा तो ये क्या कर लेगा सर, ये अपने अंदर चेंजेस लेके आएगा। वो चेंजेस क्या होगा कि इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपर लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो मैंने शायद आपको उस दिन भी बताया था कि मेरे पास एक पेशेंट आया, क्रोनिक हाइपरटेंशन का था, नॉन कंप्लाइंट विद द मेडिकेशन, वो अपनी हाइपरटेंशन की मेडिसिन नहीं ले रहा था। और अब जो सिम्टम लेके आ रहा था ना, जो उसकी प्रेजेंटिंग सिम्टम थी वो थी कि थोड़ा सा वो 1-2 सीढ़ी भी चढ़ती थी ना फीमेल, तो उसका सांस फूलना शुरू हो जाता था। तो मुझे डायरेक्टली पता चल गया था कि इस पेशेंट को क्या हुआ है, डायास्टोलिक हार्ट फेलियर। मतलब हाइपरटेंशन की डॉक्टर इम्तियाज फोकस कीजिएगा,
हाइपरटेंशन की पेशेंट फीमेल थी, जिसकी वजह से आफ्टर लोड ज्यादा हुआ, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ा, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हुई, इसका ल्यूमन कम हो गया, इसका ल्यूमन कम हुआ, हमारे पास डायास्टोलिक वॉल्यूम कम होगा। अब इसके अंदर ब्लड कम आएगा, जब इसमें ब्लड कम आएगा तो इसकी कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगी तो पेशेंट की बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड कम मिलता है। इसीलिए हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स के अंदर डायास्टोलिक हार्ट फेलियर होने का ज्यादा चांस होता है। ठीक है, हाँ जी, ठीक हो गया जी सर, ये भी क्लियर हो गया। ऑन दी अदर हैंड बच्चे, अब आपने आफ्टर लोड को कम करना है। आफ्टर लोड को कम करने के लिए आप क्या करते हो सर, हम उस पेशेंट को देते हैं आर्टीरियल वैजोडायलेटर। मतलब देखो वही बात है, आप उसको डायलेट कर दो, एरिया ज्यादा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। प्रेशर कम तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आफ्टर लोड भी कम, आफ्टर लोड कम तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टीरियल वैजोडायलेटर्स देने के ऊपर हमारे पास वैजोडायलेशन होती है, आपका आफ्टर लोड कम, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और आर्टीरियल वैजोडायलेटर्स कौन सी होती है, हाइड्रिलाजीन, जिसको आप इमरजेंसी हाइपरटेंशन के अंदर भी आई गेस यूज करते हैं। लबीटालोल और ये हाइड्रिलाजीन वगैरह ना। तो वीनस वैजोडाइलेटर कौन है स्टूडेंट आज बता दो, वीनस नाइट्रोग्लाइसिन। आर्टीरियल वैजोडाइलेटर कौन है, हाइड्रिलाजीन। आर्टियोज वैजोडाइलेटर कौन होती है बच्चे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट, वी विल स्टडी इन फार्माकोलॉजी, डोंट वरी। सर इसके अलावा अगर मैं किसी पेशेंट को एसी इनहिबिटर्स देता हूँ या कैल्शियम अर्ब्स देता हूँ, ये दोनों क्या करती हैं भाई, प्री लोड को भी कम करती हैं, आफ्टर लोड को भी कम करती हैं। ठीक है, अब इसका रीजन ये होता है कि भाई प्री लोड को ये इस तरह कम कर रही हैं क्योंकि ये आपके पास वैजोडाइलेटर का काम कर रही है। जब वैजोडाइलेट कर रही है तो आपके हार्ट की तरफ ब्लड कम जाएगा, और दूसरे नंबर पर चूंकि ये वैजोडाइलेशन कर रही हैं, उस वजह से आफ्टर लोड भी कम होगा। ठीक है, तो इसलिए एसी इनहिबिटर अर्ब्स ये दोनों काम करती है, डिक्रीज आफ्टर लोड एंड एज वेल प्री लोड। ठीक है, क्रोनिक हाइपरटेंशन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ये मैंने आपको ऑलरेडी देखो वही कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो भाई इसके आगे आप लिख लो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, तो आपके यू वर्ल्ड के दो एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व हो गए। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट कि सर हमारे पास पेशेंट की ऑक्सीजन, कार्डिक ऑक्सीजन डिमांड, कार्डिक ऑक्सीजन डिमांड किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब मेरे हार्ट को जो ऑक्सीजन है वो कम या ज्यादा कब, किस केस में मुझे ज्यादा चाहिए होती है, और वो मतलब कि कम किस केस के अंदर चाहिए होती है, या मेरे पास अगर हार्ट की ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो वो किस किस कंडीशन में इंक्रीज होगी। ठीक है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगी अगर आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी। अब आप कहेंगे सर कैसे, मैंने आपको पीछे सारा बताया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, एटीपी ज्यादा चाहिए, कैल्शियम ज्यादा चाहिए, ताकि हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा हो सके। ठीक है, उससे हमारे पास ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज तो ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड। इसलिए हम एमआई का पेशेंट, अनस्टेबल एंजाइना वाले जो पेशेंट होते हैं ना, इनके अंदर हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करते होते हैं ताकि ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाए। इंक्रीज आफ्टर लोड, अगर आफ्टर लोड ज्यादा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। जब उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा ना, यहाँ पर उन्होंने लिखा भी होगा वर्क लोड, हार्ट वर्क लोड, कहाँ चलेगी वो, ये जो आपका स्ट्रोक वर्क है ना, स्ट्रोक वर्क किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर एंड मीन आर्टीरियल प्रेशर के ऊपर। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर आपका आफ्टर लोड ही है, आफ्टर लोड। तो अगर आफ्टर लोड ज्यादा होगा तो हमारे पास स्ट्रोक वर्क, मतलब आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा काम करना पड़ेगा तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। सर हार्ट रेट, अगर आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होती है, चाहे आप एंजाइटी वाली कंडीशन में हो या आप कोई पॉजिटिव इनोट्रोप ले लेते हो, उसकी वजह से आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होगी है, या आप किसी चीज से डर रहे हो, तब आपकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। लास्ट है इंक्रीज डायामीटर ऑफ वेंट्रिकल। जब आपका वेंट्रिकल का डायामीटर बढ़ गया ना भाईजान, तो जाहिर बात है उसमें ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा ब्लड को निकालने के लिए ज्यादा आपके हार्ट को वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसकी ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, वाल टेंशन फॉलो लैप्लास लैप, भाई जान इसके अंदर कोई चीज याद नहीं रखनी, एक जो चीज मैं हाईलाइट करने वाला हूं ना ये याद कर लें, ये वाली। वो ये कह रहा है कि देखो, अगर प्रेशर ज्यादा है ना, प्रेशर ज्यादा है, सिंपल सी बात, तो जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल है ना उसके ऊपर टेंशन भी ज्यादा लगेगी, और ये बच्चे को पता है, प्रेशर ज्यादा होगा तो टेंशन भी ज्यादा लगेगी।
ठीक है। रेडियस ज्यादा होगी तब भी वॉल के ऊपर ज्यादा टेंशन लगेगी, ठीक है। मैं उसके ऊपर इतना ज्यादा ब्लड डाल दूं आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो उसकी वजह से उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, रेडियस इंक्रीज होगा तो वॉल के ऊपर टेंशन भी ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो वॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल टेंशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड रेडियस, ठीक है। अब एक चीज जो हमारे पास लास्ट रह गई है, जिसको मैं कितने दिन से डिफाइन कर रहा हूँ, वो बच्चे ये वाली है, कोरोनरी साइनस, जो मैंने 3 दफा क्वेश्चन पूछा था। कोरोनरी साइनस कंटेन्स मोस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। तो सब कुछ आपकी फर्स्ट एड के ऊपर लिखा हुआ है। यू जस्ट नीड मोर अटेंशन, यू जस्ट नीड मोर फोकस टू अंडरस्टैंड ऑल दोस कंसेप्ट। मेरा यही काम है, मैंने आपको बताना है कि ये चीज यहाँ पर लिखी है, आपने इस चीज को इस तरह समझना है, ठीक है बच्चे। तो ये जो पेज था जिसको स्टूडेंट 10-15 मिनट्स में पढ़ लेते थे, आज हमें इसके ऊपर कम से कम 2 घंटे लगे, लेकिन आई होप सो जो मैंने 2 घंटे लगाए हैं इट विल पे बैक, ठीक है जी। इंशाल्लाह आपको समझ जरूर आई होगी इसकी। That's all about today lecture. If you have any question, you can ask in our tomorrow class. Now काफी ज्यादा टाइम हो गया, इंशाल्लाह समझ आई आप लोगों को?